ओके दोस्तों। ओके दोस्तों, स्वागत है आप सबका फर्स्ट क्लास में। आज है हमारा फर्स्ट क्लास आईडीटी का, जिसमें हम पूरी की पूरी आईडीटी को कवर करेंगे। हमारा रेगुलर बैच है जिसमें हम कवर अप करने वाले हैं जीएसटी को, कस्टम्स को, एफटीपी को। आशा करता हूं कि ऑडिबल होगा, विजिबल होगा, स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो हमें से कम्युनिकेट करने के लिए। दूसरी चीज, कोशिश करो कि आप लोग ये ऑन कर लो कैमरा, ताकि मैं आप लोग को देख सकूं। देख पाऊंगा तो फिर इजीली मेरे को आपके एक्सप्रेशन से पता चलेगा आपको कोई चीज समझ में आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। तो जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कर लो, कोई तुमको जज करने वाला यहाँ पे नहीं है। डोंट वरी, कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, जितने कर सकते हैं, ताकि मैं भी तुम लोग को देख लूं। एंड एवरीथिंग इज ऑडिबल, विजिबल। एक बार फटाफट कमेंट कर दो, यस बोलो तो। यस, नो, नो, यस। कैमरा कैमरा तो कोई खोल ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है कैमरा खोलते हुए। सब लोग शर्मा क्यों रहे हो? सब लोग कैमरा क्यों नहीं खोल रहे हो सर? यस सर, यस सर, एवरीथिंग ओके सर। ओके, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा, मेरे को देखने दो। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला क्लास आईडीटी का। हाई होप सो आप लोग सब एक्साइटेड हो गए, बट क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हम करेंगे आईडीटी फॉर सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल इस वाले बैच में। सीए फाइनल ग्रुप 2 पेपर नंबर 5 एंड फॉर सीए फाइनल इट इज ग्रुप 4 पेपर नंबर 19 आईडीटी। अब ये जो हमारा आईडीटी का सिलेबस है वो किस तरह से बाइफरकेटेड है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो फॉर सीए फाइनल हमारा सिलेबस हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू 3 पार्ट्स: जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी। जीएसटी हमारी आती है 80 मार्क्स की। कस्टम एंड एफटीपी ऐसे कुछ बोला नहीं है अपने को सेपरेटली, बट जनरली जो बाइफरकेशन देखा जाता है एग्जाम में वो देखा जाता है। कस्टम्स 15 मार्क्स का आता है, एफटीपी हमारी 5 मार्क्स की आती है। तो हमारे सिलेबस में है जीएसटी 80 मार्क्स का, कस्टम एंड एफटीपी मिला के 20 मार्क्स का, बट जनरली 15 मार्क्स का कस्टम्स होता है, 5 मार्क्स की हमारी एफटीपी होती है। सीएमए फाइनल की बात करें तो सीएमए फाइनल के लिए जीएसटी है हमारा 70 मार्क्स का, कस्टम एंड एफटीपी हमारे 30 मार्क्स के। बट यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है? कस्टम्स 20 मार्क्स का एंड एफटीपी हमारे लिए 10 मार्क्स की आती है। तो एफटीपी अपने को छोड़ना नहीं है, बोथ फॉर सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल। अपने को बहुत अच्छी तरीके से एफटीपी को भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस का बाइफरकेशन में जीएसटी 80 और 70 मार्क्स करता है सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल में, रिमेनिंग जाता है कस्टम्स एंड एफटीपी को। अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें जो कि आपका डिस्पैच हो चुका है, होपफुली आपका स्टडी मटेरियल आप तक पहुंच जाएगा बहुत जल्द। डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट बुक आपके साथ शेयर किया गया। कॉन्सेप्ट बुक क्या होता है? कॉन्सेप्ट बुक में प्रोविजंस लिखे हैं, सारे प्रोविजन, सारे सर्कुलर्स एंड जितने भी प्रोविजन रिलेटेड, सेक्शन रिलेटेड पॉइंट्स है वो सारे कॉन्सेप्ट बुक में लिखे हुए। कंपाइलर क्या हो गया दोस्तों? कंपाइलर होता है क्वेश्चन एंड आंसर की बुक। इसमें पूरे आपके क्वेश्चन एंड आंसर कवर है जो कि आपके लिए रेलिवेंट है एग्जाम के लिए। सीएमए फाइनल, तुम लोग जब कंपाइलर देखोगे तो घबराना मत। कंपाइलर में सीए फाइनल का क्वेश्चन का रेफरेंस दिया हुआ है, बट इसका कतई मतलब नहीं है कि तुम्हारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तुम्हारे लिए भी इक्वली रेलिवेंट है ये वाला कंपाइलर। कंपाइलर की अगर हम बात करें तो प्रति चैप्टर वाइज कंपाइलर को हमने जब डिवाइड किया तो हर चैप्टर में हमने ये वाला टेबल बना के रखा है। इस टेबल को कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ड्यूरिंग द क्लास इसको हम समझेंगे। इस टेबल की मदद से जब आप 1.5 डेज में रिवाइज करोगे तो काफी अच्छी तरीके से आप रिवीजन परफॉर्म कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बुक की बात करें तो ये है आपका कॉन्सेप्ट बुक, ऑलरेडी प्रिंट डिस्पैच स्टार्ट हो चुका है इसका। आपका कॉन्सेप्ट बुक हैज बीन डिवाइडेड इनटू टोटल 5 पार्ट्स, ए बी सी डी ई। 3 पार्ट्स हैं जीएसटी के, 4th पार्ट है तुम्हारा कस्टम्स का, एंड जो लास्ट पार्ट है वो है तुम्हारा एफटीपी का। क्या सर एबीसी एनालिसिस है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या सर एबीसी एनालिसिस वगैरह फॉलो करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। पहली बात, अपने रेगुलर क्लास पढ़ रहे और इसी रेगुलर क्लास में हम लोग ए से लेके जेड सब पढ़ेंगे एंड सब याद भी करेंगे, तो अपने को एबीसी वगैरह अपने लिए मैटर नहीं करता। ये बस एक चंक वाइज डिवाइड करके चैप्टर को डाला गया ताकि आप इजीली रिवीजन में इसको ले सको। तो पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, फिर पार्ट डी है अपना कस्टम, एंड पार्ट ई में अपना एफटीपी, जो कि 2 यूनिट में बाइफरकेटेड है, यूनिट 1 एंड यूनिट। आपका जो कॉन्सेप्ट बुक है ये अप्रोक्सीमेटली 350 पेज का, 350 पेजेस के कॉन्सेप्ट बुक है। दिस कॉन्सेप्ट बुक विल हेल्प यू टू रिकॉल ईच एंड एवरी प्रोविजन अलोंग विद सर्कुलर एंड एवरीथिंग। हाउएवर
ये 350 पेज आप रिवाइज नहीं कर पाओगे एग्जाम के पहले, ठीक है, जो कि जेन्युइन फैक्ट है। सीएमए फाइनल तो एकदम भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास तो टाइम ही नहीं होता है। तो इसके अलावा आई विल कॉम्पनसेटेड विथ समरी नोट्स। तो मैं आपको समरी नोट्स एंड चार्ट सेपरेटली प्रोवाइड करूंगा मोस्ट ऑफ द चैप्टर के। ऑब्वियसली सब चैप्टर के नहीं, कोई चैप्टर के 1-2 पेज का है तो फिर उसके लिए जरूरत नहीं है समरी नोट्स का। इसके अलावा अगर आपको कोई बड़े बड़े चैप्टर्स है तो उसके समरी नोट्स एंड चार्ट हम प्रोवाइड करें। खैर वो तो बात की डिस्कशन होगी। तो मेन है अपना कॉन्सेप्ट बुक एंड कंपाइलर। कॉन्सेप्ट बुक में आपको बहुत सारा खाली स्पेस दिखेगा। वो खाली स्पेस आपको क्यों यूज में आएगा? वो खाली स्पेस में आप नोट्स बनाओगे, अपने हैंड रिटेन नोट्स, जो भी आपको लिखना वगैरह, वो सारे काम आप उसमें परफॉर्म करोगे। वेरी गुड दोस्तों, प्लीज ऑन कर लो कैमरा जो कर सकते हैं। बैच के बारे में बात करें तो बैच क्या फर्स्ट टाइमर कर सकता है? बिल्कुल फर्स्ट टाइमर। अगर आप फर्स्ट टाइम जीएसटी पढ़ो आप बिल्कुल कर सकते हो। आज आप 0 पे हो, बहुत जल्द आप एकदम हीरो हो जाओगे जीएसटी में। तो फर्स्ट टाइमर के लिए भी इक्वली रेलिवेंट है। सारे अमेंडमेंट इसमें कवर होंगे। अब अमेंडमेंट की बात करें तो कृपया करके सीएमए वालों थोड़ा ध्यान से सुन लो। अमेंडमेंट सीए फाइनल लेवल पे जो अमेंडमेंट होता है वो कंसीडर किया जाता है, सिंस हमारा एग्जाम है मई 2025 एंड जून 2025 फॉर सीएमए। सीए फाइनल का जो अमेंडमेंट होता है वो 31 अक्टूबर तक होता है। सीएमए फाइनल का जो अमेंडमेंट होता है वो अपने लेते हैं 30 नवंबर तक, ठीक है। तो अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे अमेंडमेंट 1 नवंबर को नोटिफाई हुए हैं। तो सीएमए फाइनल के लिए जितना भी स्पेसिफिक सेपरेट अमेंडमेंट्स था वो सारे मैंने उसमें लिख दिए हैं बुक में, कि ये वाला अमेंडमेंट सिर्फ सीएमए फाइनल के लिए, यानी उसको सीए फाइनल को वो अमेंडमेंट नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूं। जैसे हम यहाँ पे आ गए, अब जैसे यहाँ पे ये जो ग्रीन है, ग्रीन इज फॉर अमेंडमेंट, जितना भी ग्रीन है वो सारा अमेंडमेंट पार्ट है। अब मैंने इसमें ऑलरेडी लिख दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ सीएमए फाइनल के लिए, तो सीए फाइनल को ये वाला अमेंडमेंट नहीं पढ़ना, उसके लिए बस ये वाला यहाँ पे सीएमए फाइनल पे। बाकी तो अपने जैसे जैसे क्लास करेंगे वैसे वैसे मैं बताते चलूंगा। तो सीएमए फाइनल जो हो, तुम लोग को ना एक सेपरेट 5 से 8 पेजेस का एक अमेंडमेंट शीट सेपरेटली आएगा, ठीक है। ये जो बुक आएगा इसके अलावा 5 से 8 पेज का एक और सेपरेट अमेंडमेंट पीडीएफ आएगा, वो मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी क्या करना है, अभी जैसे अपने पढ़ रहे बस तुमको भी वैसे ही पढ़ते चलना है, ठीक है। बिकॉज 31 अक्टूबर वाले भी अमेंडमेंट तुम्हारे में एंड 30 नवंबर तक जो एक्सटेंडेड अमेंडमेंट है वो भी तुमको सेपरेटली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लास का एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप इनरोल करोगे, मेल आएगा, मेल में वो टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, जिसको आप यूटिलाइज करोगे, जहां पे मैं सारे नोट्स शेयर करूंगा, क्लासेस की टाइमिंग, डाउट्स वगैरह सब कुछ अपने शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने कनेक्टेड रहेंगे। तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कर लें। अभी अपने क्लास किए, ये क्लास खत्म हुआ तो इसकी रिकॉर्डिंग हमारा जो ऐप है उसमें अपलोड हो जाएगा, ऐप के लिंक तुमको मेल में मिल जाएगी। ओके, ये सब होने के बाद जब अपने क्लास खत्म कर लेंगे तो रिवीजन एंड टर्बो मैराथन सेपरेटली यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन सीरीज चलेगी, टर्बो मैराथन चलेगा। टर्बो मैराथन क्या होता है? 7 से 8 आवर्स के अंदर हम पूरा आईडीटी को रिवाइज करेंगे, इस तरह करके रिवीजन एंड टर्बो मैराथन वर्क करेगा। तो उसके लिए अपने सेपरेटली यूट्यूब पे कवर करेंगे, अभी क्लास पे सिर्फ फोकस करते हैं। अब टोटल 4 पिलर है आपके प्रिपरेशन के, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। टोटल 4 पिलर है। एंड उसके पहले दोस्तों यार कैमरा ऑन कर लो, तुम लोग इतना शर्माते क्यों हो? मैं अभी कैमरा ऑफ कर लू क्या? तो टोटल आपके 4 पिलर्स है। ये 4 पिलर्स ही आपका पूरा प्रिपरेशन को गाइड करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बुक, जिसमें कॉन्सेप्ट होगा, कंपाइलर जो कि क्वेश्चन आंसर होगा। थर्ड आपका जो पिलर है वो है चार्ट्स एंड समरी, यानी एलएमएस बोलते हैं अपने इसको, क्या बोलेंगे? एलएमएस, यानी ये जो शीट है ना, ये जो शीट अपनी चल रही है इसको एलएमएस बोलते हैं, ठीक है। ये मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा ऐप में, जैसे ही क्लास खत्म होगी, जैसे ही क्लास अपलोड होगी उसकी थोड़ी देर बाद मैं तुमको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, चार्ट बना सकते हो देख देख के। तो कंटिन्यू क्लास में भी एकदम लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीजें लिखो, बाकी सारी चीजें एलएमएस में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो बाद में नोट डाउन कर लेना। क्लास में फुल अटेंशन चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने में, क्वेश्चन समझने में, अपना मेन कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए। थर्ड अपना, फोर्थ जो अपना पिलर है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। एक हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग जो मैं करूंगा तुम लोग के साथ, जिसको अपने क्लास वर्क बोलेंगे। एक हो गया होमवर्क जो तुम लोग अगर ना बचपन से करते आ रहे हो, तुमको पता होमवर्क क्या होता है। तो एक हो गया होमवर्क, वो तुम लोगों को करना है।
तो तुमको 2 नोटबुक मेंटेन करना पड़ेगा। एक नोटबुक होगा जिसमें तुम सेल्फ होमवर्क करोगे, क्वेश्चन एंड आंसर वगैरह जितने भी कंपाइलर के रहेंगे वापस से बनाओगे, क्लास वर्क एंड होमवर्क। और एक नोटबुक रहेगा जिसमें समरी, चार्ट्स वगैरह ये सारी चीजें होंगी, जिसको अपने रिवाइज करेंगे 1.5 डेज में या 1 डेज में सीएमए फाइनल के लिए। तो एक 2 नोटबुक बनाएंगे, एक में हम एलएम, चार्ट, समरी नोट्स वगैरह ये सब कुछ नोट डाउन करेंगे, एक में हम क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करेंगे। एंड इन सब पिलर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है एम्प्टी एग्जाम्पल्स। सर एम्प्टी एग्जाम्पल क्या होता है? अभी ड्यूरिंग द क्लास आज ही समझ में आ जाएगा, 1-2 एग्जाम्पल जब हम करेंगे। एम्प्टी एग्जाम्पल इज द बेस। जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन बनेंगे सीए फाइनल, सीएमए फाइनल में, एक होता है पास्ट क्वेश्चन, वो तो सारे कंपाइलर में आ गए। प्रोबेबल क्वेश्चन वो एम्प्टी एग्जाम्पल में आएंगे, जिसको हम इस एलएमएस में करेंगे। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जितने भी नए क्वेश्चन बनेंगे उस एम्प्टी एग्जाम्पल के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। तो उसको अपने को बहुत अच्छी तरह से ग्रैप्स करना है, समझना है, नोट डाउन करना है, पेज का इंडेक्सेशन करना है, ताकि जब रिवीजन करने बैठे तो अपने को पता रहे कि मेरे नोटबुक में, यानी आपके नोटबुक में पेज नंबर 6 में ये लिखा हुआ है। तो आप स्ट्रेट अवे पेज नंबर 6 खोलोगे एंड पढ़ लोगे। तो कॉपी का इंडेक्सेशन कर लेना। कॉपी का इंडेक्सेशन मतलब कॉपी के ऊपर पेज नंबर 1, 2, 3, 4 वगैरह लिख लेना, या नीचे कहीं पे भी जहां पे भी तुमको कंफर्टेबल रहे वो लिख लेना। पेज का इंडेक्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1.5 डेज के लिए। 1.5 डेज में क्या करना है, वो 1.5 डेज में नहीं सोचना है, वो आज सोचना है। ठीक है? अच्छा, सीएमए फाइनल 1.5 डेज बोलूंगा, आपके लिए 1 डे है, वो अज्यूम इट। ठीक है? तो 1.5 डेज में जो करना है वो आज अपने को डिसाइड करना होगा, आज उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम उस दिन जाके सोचोगे कि अब क्या करें। आज अगर सोचोगे तब तुम वहां पे कर पाओगे। कैसे करना है? क्लास के साथ साथ बस प्रोसीड करते रहो, होमवर्क, क्लास वर्क पे फोकस करो, धीरे धीरे चीजें अपने आप सेटल डाउन होने लगी। कुछ प्री रिक्विजिट्स है, कृपया करके इसको फॉलो करिएगा। इंटरैक्शन इज द नंबर 1 प्री रिक्विजिट। यहाँ पे आपको बैठ के सोचना नहीं है, मार्च में नहीं चले जाना है। ठीक है? क्लासरूम में रहना है, क्लासरूम में बैठ के क्लासरूम की तरह इसको ट्रीट करना है। पता है घर पे बैठे हो, तुम्हारे पास कुरकुरे है, पानी का बोतल, सब कुछ तुम्हारे पास रखा है, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना है, क्लास में फोकस करना है। थोड़ा मेंटली सोचना है कि हम क्लास में ही बैठे, स्क्रीन पे ही फोकस करना है। ठीक है? पीछे बर्तन गिरा है, इग्नोर इट। ठीक है? डोंट फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन दी क्लास। इंटरेक्शन इज सबसे नंबर 1। कैसे इंटरेक्ट करेंगे? चैट बॉक्स खुला है और ये इमोजी वाला भी खुला हुआ है, उससे भी इंटरेक्ट कर सकते हो कभी कभी, एंड चैट बॉक्स में भी इंटरेक्ट कर सकते हो। दूसरा, तुम दुनिया में किसी से भी पढ़ लो, श्री कृष्ण भी आके तुमको पढ़ा के चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो सेल्फ स्टडी इज द की। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम क्लास कर लियो तो हो गया, बस खत्म, बस बढ़िया हो गया, सब एकदम सेट है। ऐसा नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी इज द की। सेल्फ स्टडी तुमको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके लिए। थर्ड, होमवर्क करना है और कंसिस्टेंटली बस तुमको लाइव क्लास में आना है। अवॉइड करना है रिकॉर्डिंग, क्योंकि तुमको भी पता है, तुमने रिकॉर्डेड क्लास ले रखे होंगे बहुत सारे, आधे अधूरे रह जाते। 2 घंटे की क्लास कब 6 घंटे बन जाती है पता भी नहीं चलता है, वो भी 1.5 की स्पीड में। 1.5 की स्पीड में भी वो 2 घंटे की क्लास 4-5 घंटे तक चली जाती है। तो लाइव क्लास में आओ, एवरीडे 2 आवर्स बढ़िया से पढ़ेंगे, 2 से 2.5 घंटे अपने अच्छे से पढ़ेंगे। तुम कंसिस्टेंटली उसको रिवाइज करो, कंसिस्टेंटली होमवर्क करो, क्लास वर्क करो, क्लास में इंटरेक्ट करो, ऑटोमेटिकली पूरा जीएसटी का सिलेबस, पूरा आईडीटी का सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड तुमको रियलाइज भी नहीं होगा कब पूरा सिलेबस कवर हो गया एंड कब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे एकदम जीएसटी। तो ये कुछ 4 प्रीक्विजिट है जिसको तुम फॉलो करो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटरेक्शन एंड कैमरा ऑन कर लो भाई, जो कर सकते हो। ठीक है? फोर्स नहीं है, बट सजेशन है कि डेफिनेटली कर लो, तो तुम भी फोकस रहोगे, तुम भी अच्छे से सुन पाओगे चीजों को। एंड विद दैट सेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अपने अभी जो भी पढ़ रहे हैं ना वो कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है? इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन कि बस सीधा पढ़ते चले जा रहे, चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर 3 खत्म, भूल जाओ, सीधा चैप्टर 10 खत्म, सीधा चैप्टर 12। ऐसा नहीं होने वाला है। अपने पढ़ रहे हैं लॉ, जीएसटी इज अ लॉ, कस्टम्स इज अ लॉ, एफटीपी इज अ लॉ, इट्स एन एक्ट। एंड जब भी अपने एक्ट एंड लॉ पढ़ते हैं, इट्स ऑलवेज अ स्पाइडर वेब, ऑलवेज अ स्पाइडर वेब। चैप्टर 1 चैप्टर 10 से कनेक्ट होगा, चैप्टर 10 कभी अचानक से चैप्टर 2 में आ जाएगा, चैप्टर 2 अचानक से कभी चैप्टर 18 में आ जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन में अपने को नहीं पढ़ते चल रहा है कि एक चैप्टर खत्म, अब भूल जाओ उसको, हो गया, नहीं। कंटिन्यूटी में, रिविजन में सब कुछ लेते हुए एक साथ चलना है, बिकॉज इट्स लाइक अ स्पाइडर वेब। ठीक है? तो सर हम लोग को क्या करना है? हम लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो तुम लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ एकदम वैसे ही करो। मैं तुम लोग को अपने साथ पीछे लेते हुए चलूंगा।
बस स्पाइडर वेब को पकड़ लो, एवरीडे क्लास वर्क करो, होमवर्क करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो एंड क्लास में आओ, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी के साथ विद दैट सेट स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो ड्यूरिंग द क्लास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पानी का बोतल रखो, पानी जरूर पीते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, सब बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। चलो शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। आज है अपना क्लास नंबर 1, हम करने जा रहे हैं आज से आईडीडी को स्टार्ट, जीएसटी को हम करेंगे शुरू। बट जीएसटी शुरू करने से पहले दोस्तों, जीएसटी की तरफ बढ़ने से पहले एक कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, हर चीज के कुछ बेसिक्स होते हैं ना, तो कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो एक बार हम बेसिक समझते हैं लॉ का, बिकॉज जीएसटी इज एन लॉ, कस्टम्स इज अ लॉ, एफटीपी इज अ लॉ। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी के साथ। ठीक है, कस्टम एफटीपी बाद में, जीएसटी के बाद। अब लॉ मतलब क्या होता है सर? लॉ मतलब होता है कानून, कानून होता है अंधा नहीं, अभी अंधा नहीं होता, अभी चेंज हो गया है। ठीक है, तो लॉ मतलब हो गया कानून, बट लॉ मतलब क्या हो गया? तो लॉ, लॉ मीन्स कानून एंड कानून मीन्स होता है एक्ट। एक पर्टिकुलर एक्ट होना चाहिए अपने पास, इनकम टैक्स एक्ट, सर्विस टैक्स एक्ट, या अपना हो गया जीएसटी एक्ट, या हो गया अपना कस्टम्स एक्ट। तो एक एक्ट होता है। एक्ट मतलब क्या हो गया? जिसमें सेक्शंस होंगे, प्रोविजंस होंगे, सारे प्रोविजंस वगैरह लिखे होंगे। तो इस तरह करके हमारा लॉ का बाइफर्केशन होता है। अब जब भी कोई लॉ पास होता है ना, तो उस लॉ के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होता है, एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में वो लॉ को पास किया जाता है। ठीक है, स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप्स क्या है? सबसे पहले अगर कोई भी लॉ पास होता है तो वो सबसे पहले कहां जाता है? ड्राफ्टिंग में। हम क्या करते हैं? ड्राफ्ट करते हैं। हम क्या ड्राफ्ट करते हैं दोस्तों? हम ड्राफ्ट करते हैं बिल। सबसे पहले बनता है बिल। बिल जब बनता है तो उसमें मेजर पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि ये सारी चीजें इस एक्ट में होंगी, इस बारे में ये कानून है, ये ऐसे एप्लीकेबल होगा, वैसे एप्लीकेबल होगा, बाकी छोटी मोटी ओवरव्यू टाइप का एक बिल को बनाया जाता है। जब वो बिल बन जाता है तो उस बिल को रीडिंग के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, रीडिंग के लिए डाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ड्राफ्ट होता है बिल, फिर वो इंट्रोडक्शन के लिए जाता है। अब दो प्रकार के लॉ होते हैं, अभी इसको आगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी समझो दो प्रकार के लॉ होते हैं। एक लॉ होता है सेंटर के लिए, एक होता है स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए। अब दो प्रकार के लॉ वर्क करते हैं, एक वर्क करता है सेंटर के लिए, एक वर्क करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए। तो हमने अगर एक लॉ ड्राफ्ट किया, बिल बनाया, उस बिल को हमने इंट्रोड्यूस करना होता है। अगर वो बिल सेंटर के लिए, यानी वो एक्ट सेंटर के लिए, एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट सेंटर का एक्ट होता है, स्टेट एक्साइज एक्ट स्टेट लेवल पे होता है। तो अगर अपने को सेंटर के लिए कोई एक्ट को रीड करना होता है, कोई बिल को रीड करना होता है, तो वो हम रीड करते हैं पार्लियामेंट में। और जब स्टेट के लिए उसको हमें रीड करना होता है तो हम उसे रीड करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक, तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, थोड़ा सा इसको इनहैंस करते हैं। पार्लियामेंट में दोस्तों कौन बैठता है, जल्दी बताओ? एमपी या एमएलए? बोलो 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 बोलो। सर पार्लियामेंट में बैठता है एमपी, और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन बैठता है? एमएलए। ठीक, तो इनके सामने अपने रीडिंग करते हैं। अब इनके सामने तो अपने रीडिंग करते हैं, इनको तो कुछ समझ में वैसे भी आता है नहीं, फिर भी अपने को रीड करना पड़ता है, बिकॉज एक प्रोसेस है। रीडिंग करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं इनपुट के लिए। किसको, कौन इस पे इनपुट देता है? पब्लिक। अब पब्लिक बहुत सारे रिकमेंडेशन देती है कि इसमें ये कमी है, एक ये पॉइंट डाल दो, या ये पॉइंट डाल दो, या इसको चेंज कर दो, कैसे भी। तो ऐसे करके ओपन किया जाता है जनरल पब्लिक के लिए, जो अपने इनपुट इसमें प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन मोड से ही प्रोवाइड किया जाता है। अब पब्लिक, अब जब राय देने की बारी आती है तो दोस्तों लोग कुछ भी राय दे देते हैं। ठीक है, खुद पे अप्लाई तो होता नहीं, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने के लिए हम सबसे पहले आगे होते हैं। तो बहुत सारे रिकमेंडेशन, बहुत सारे इनपुट्स आ जाते हैं। अब सारे इनपुट को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो बेस्ट पॉसिबल इनपुट्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है। एंड उस लिस्ट के बनाने के लिए, उस लिस्ट को ओवरव्यू करने के लिए, और वो इनपुट लेना है कि नहीं लेना है, ये सब डिसाइड करने के लिए एक स्टैंडिंग कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी बनाई जाती है। स्टैंडिंग कमिटी का क्या काम होता है? जो भी इनपुट्स वगैरह है उसके बारे में डिस्कशन करना, उसको इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, सही इनपुट है कि नहीं है, कि बस फालतू का कोई इनपुट है,
ये सारी चीजें स्टैंडिंग कमेटी डिसाइड करती है। उसके बाद फिर बिल वगैरह में चेंजेस वगैरह होते हैं। चेंजेस वगैरह होने के बाद बिल चला जाता है डिस्कशन के लिए। किसके लिए चला जाता है दोस्तों? डिस्कशन के लिए। कहां पे डिस्कस किया जाता है? तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। अगर सेंटर का लॉ है, सेंटर का लॉ है तो फिर वो डिस्कस होता है, सेंटर का लॉ है तो वो डिस्कस हो जाएगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी लोकसभा में एंड राज्यसभा में। तो पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में इसका डिस्कशन होता है, वहां पे ये पास होता है, फिर ये आगे स्टेप में जाता है। और अगर स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों जगह इसका डिस्कशन होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब होता है विधानसभा, तो विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसका डिस्कशन होता है। अब जब यहां पे वो एक्ट पास हो जाता है बाय मेजॉरिटी, उसके बाद वो जाता है नेक्स्ट स्टेप में अप्रूवल की तरफ। फिर वहां पे उसको अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूव कौन करता है? अगर सेंटर का लॉ है तो प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं, और अगर स्टेट का लॉ है तो गवर्नर उसको अप्रूव कर देता है। अब जब ये अप्रूव हो जाता है, जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है डिक्लेरेशन। कहां पे डिक्लेयर किया जाता है इसको? ऑफिशियल गेजेट में इसको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप प्रोसेस हो गया जब भी कोई लॉ पास होता है उसके लिए। जनरल हर लॉ के लिए, मल्टी लॉ के लिए एक ये बड़ा सा ओपन प्रोसेस है जिसको अपने फॉलो करते हैं। क्या? सबसे पहले ड्राफ्ट होता है बिल, फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेंटर का है तो पार्लियामेंट में जाएगा, नहीं तो स्टेट लेजिस्लेटिव में जाएगा, फिर इनपुट आएगा पब्लिक का, स्टैंडिंग कमेटी उस इनपुट को देखेगी, फिर डिस्कस किया जाएगा उसको, सेंटर है तो लोकसभा राज्यसभा में, नहीं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको डिस्कस किया जाएगा, फिर पास किया जाएगा बाय मेजोरिटी, फिर अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास चला जाएगा। अप्रूव होने के बाद ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा एंड वो एक्ट प्रोसेस में आ जाता है। अब सीए फाइनल सेमीफाइनल की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपने लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस में, इंटर लेवल पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अपने को ये चीज समझनी पड़ेगी, बिकॉज अगर इसको नहीं समझेंगे तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे अपने। तो क्या जब जीएसटी पास हुआ था तो वो भी इसी प्रकार से पास हुआ था? समवॉट यस समवॉट नो, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? जब कोई भी लॉ पास होता है तो दो तरीके से पास किया था, या तो वो सेंटर का लॉ होगा, या तो वो स्टेट का लॉ होगा, और या तो वो दोनों के लिए होगा। जब भी सेंटर का कोई लॉ पास होता है तो वो आता है लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट में। जब भी स्टेट का कोई लॉ होता है वो इस लिस्ट नंबर 2 में आता है, एंड जब दोनों मिलके कोई लॉ पास करते हैं तो लिस्ट नंबर 3 में आता है। अब यहां पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जीएसटी हमारा जो एक्ट है ये बोलता है कि जब भी कोई टैक्स कलेक्शन होगा वो कलेक्शन सेंटर और स्टेट दोनों आपस में बांट लेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर 18% जीएसटी है तो 9% सेंटर को जाएगा, 9% स्टेट को जाएगा। अब लिस्ट 1 में अगर हम जीएसटी एक्ट को बनाते तो सेंटर के लिए चला जाता पूरा का पूरा टैक्स, लिस्ट 2 में बनाते तो पूरा का पूरा 18% स्टेट के पास चला जाता। तो सर लिस्ट 3 में बना लेते हैं, सेंटर और स्टेट मिलके इसको बना लेंगे, बिल्कुल बना सकते हैं। बट दिक्कत यह है ना कि लिस्ट 3 में जो प्रिवेल करता है, यानी जिसके पास हायर अथॉरिटी होती है, वो होती है सेंट्रल की। ठीक है, यानी जो रूल कर सकता है, जो प्रिवेल कर सकता है, जो ओवरराइड कर सकता है, वो सेंट्रल कर सकता है। तो ऑब्वियसली स्टेट विल नॉट एग्री ना कि लिस्ट 3 में इसको डाल दो। अगर आप लिस्ट 3 में इसको डाल दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, सेंट्रल अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करेगा, तो हो सकता है स्टेट को इससे प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो ये एक दिक्कत आ रही थी। तो ये दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ तब जाके जीएसटी एक्ट पास हुआ। तो हमने जो प्रोसेस पढ़ा वो प्रोसेस तो वैसे ही था, बिल वगैरह ये सारा, बट उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़े अपने को। सर क्यों चेंजेस करने पड़े? तो चेंजेस हमें इसलिए करने पड़े कि आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है सेंटर लेवल पे लॉ बनाने का, स्टेट एंड लेजिस्लेचर को पावर देता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल पे पावर देता है कि वो लॉ बना सके, एक्ट बना सके।
अब कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं था जो दोनों को मिल के पावर दे कि तुम दोनों एक साथ कोई लॉ बना लो। ये वाली प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। आर्टिकल 246 बोलता था यूनियन लिस्ट यानी सेंटर से रिलेटेड लॉ, स्टेट लिस्ट यानी स्टेट से रिलेटेड लॉ, कॉन्करेंट लिस्ट यानी लिस्ट नंबर 3 दोनों से रिलेटेड लॉ। तो ये आर्टिकल 246 बोल रहा था। अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कवर अप करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 246 ए। ये लर्न करना है, ये रेलिवेंट है अपने लिए, ठीक है। आर्टिकल 246 ए को पहले इंट्रोड्यूस किया गया बिफोर जीएसटी का एक्ट। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? यहां पे पावर दिया गया कि सेंटर और स्टेट दोनों मिल के जीएसटी के एक्ट बना सकते हैं, जीएसटी का लॉ बना सकते हैं। तो सेंटर एंड स्टेट दोनों को यह पावर दी गई कि दोनों मिलके एक जीएसटी का एक्ट बनाएंगे। ये पावर कहां से मिला अपने को? आर्टिकल 246 ए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अमेंड करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया 246 ए, जिसने सेंटर एंड स्टेट दोनों को पावर दी कि दोनों मिलके जीएसटी एक्ट बनाएंगे। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि सेंटर प्रिवेल करेगा स्टेट प्रिवेल करेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। दोनों इक्वल है, दोनों अपने हिसाब से उस लॉ को अमेंड, चेंजेस एंड अप्लाई कर सकते थे। तो इसीलिए आर्टिकल 246 को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आर्टिकल 246 ए में भी फर्दर बाइफर्केशन था। क्या बाइफर्केशन था आर्टिकल 246 ए में? एक था 246 ए का 1, एक था 246 ए का 2। 246 ए का 1 था तुम्हारा लॉ जब भी सेंटर और स्टेट मिलके बनाते, एंड 246 ए का 2 जब सिर्फ सेंटर के लिए लॉ बनता है। अब ये क्या होता है, थोड़ी देर में समझे, थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें आर्टिकल अमेंड करना पड़ा, आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा, 246 ए को इंसर्ट करना पड़ा। 246 ए क्यों इंसर्ट करना पड़ा? बिकॉज इंडिया में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, सेंटर अपना लॉ बनाता है, स्टेट अपना लॉ बनाता है। जब दोनों मिलके बनाते तो उसमें सेंटर प्रिवेल करता है, तो वहां पे एक दिक्कत आ जाती है। इसलिए 246 ए को हमने इंसर्ट करके दोनों को इक्वल राइट दिया, इक्वल पावर दिया कि तुम लोग मिलके जीएसटी का एक्ट बना लो एंड टैक्स का कलेक्शन कर लो। ओके, तो अगर अपने इसको समराइज करें तो इसकी समरी बनती है, पार्लियामेंट सेंटर का लॉ बन रहा है लिस्ट नंबर 1 में, स्टेट असेंबली स्टेट की लॉ बनाती है लिस्ट नंबर 2 में। जब दोनों मिलकर बनाते तो लिस्ट नंबर 3 में लॉ आता है जिसमें सेंट्रल प्रिवेल करता है। लिस्ट 1 में जनरली सर्विस, लिस्ट 2 में जनरली गुड्स से रिलेटेड होता है। किसके ऊपर लॉ बनेगा? ये 246 में लिखा है, जिसको अपने बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। फिर 246 ए को इंसर्ट करना पड़ा बिकॉज दोनों मिलके कोई लॉ नहीं लगा पा रहे थे, तो पावर देता है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एक लॉ बना सके इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, जो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके इंपोज करेंगे, मिलके लगाएंगे। अब कोई भी अगर लॉ बनता है तो उसके लिए अपने को चाहिए होता है एक्ट। तो हमने भी जीएसटी में एक्ट बनाया। कौन से एक्ट बनाए हमने? हमने टोटल 5 एक्ट बनाए। कितने एक्ट बनाए? 5 एक्ट। क्या क्या? सीजीएसटी एक्ट, ये किसके लिए? सेंटर के लिए। फिर एसजीएसटी एक्ट यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये स्टेट के लिए। यूटीजीएसटी एक्ट यूनियन टेरिटरी के लिए। आईजीएसटी एक्ट, दोस्तों मेरे को आईजीएसटी एक्ट का फुल फॉर्म कोई बता सकता है क्या? बोलो थोड़ा, हाथ चला लो, थोड़ी चला लो दोस्तों। तो इट्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, नॉट इंटर स्टेट, इट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। जनरली कब लगता है ये लगता है हमारा इंटर स्टेट सप्लाई में और बहुत सारे प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स में, वहां पे अपने को ये यूज है। और एक होता है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। अब जीएसटी में इतना तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे टैक्सेस को एक साथ मिला दिया गया, सेंटर लेवल का भी स्टेट लेवल का भी। तो हो सकता है स्टेट को इसकी वजह से कुछ लॉस हो जाए। मान लो वेस्ट बंगाल को कुछ लॉस हो गया जीएसटी आने से, उसका स्टेट का कलेक्शन, स्टेट टैक्स का कलेक्शन कम हो गया इसकी वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट करेगी। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम। अपने को जो फोकस करना है वो फोकस करना है इस पे और इस पे, ठीक है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज सीजीएसटी एक्ट में जो लिखा है वही एसजीएसटी में लिखा है, वही यूटीजीएसटी में लिखा है, वही आईजीएसटी में लिखा है। तो हमें सिर्फ एक एक्ट पढ़ना है, हमें पांचों एक्ट नहीं पढ़ने। यानी एक चीज अभी क्लियर कर दे रहा हूं, हम जितने भी सेक्शन नंबर अभी लर्न करने वाले पूरे जीएसटी में, वो सारे के सारे सीजीएसटी एक्ट के। कौन से? सीजीएसटी एक्ट के।
कहीं कहीं अपने को IGST एक्ट के सेक्शन लगेंगे, लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई में, RCM में। तो जहां जहां लगेगा वहां वहां हम उसके वो लिखा हुआ है बुक में, और हम बता भी देंगे आपको कि IGST का सेक्शन है। तो जब भी हम आंसर जब लिखेंगे एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ CGST एक्ट 2017, एज पर CGST एक्ट 2017 ये लिख के आना है। ठीक है, ये डे 1 से क्लैरिटी रखना, हो सके तो बुक के फर्स्ट पेज में लिख लेना, या जो भी नोटबुक अभी बना रहे हो उसके फर्स्ट पेज में पॉइंट लिख देना। 99% इट इज CGST एक्ट 2017, कहीं कहीं IGST एक्ट का जिक्र किया गया है जिसमें अपने सेक्शन नंबर लग गए। ओके, तो ये बात हुई। बट एक चीज समझो, GST 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 GST, अरे यार GST लाया क्यों गया, जरूरत क्या थी GST लाने की? तब से हम सिर्फ GST GST सुने जा रहे हैं, पर GST का मतलब क्या हुआ? तो अगर तुमको किसी का मतलब जानना है ना, तो तुमको उसका पास्ट जानना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा पास्ट की तरफ चलते हैं। हम बात करते हैं GST के पापा की और उसके मम्मी की। ठीक है, GST के पापा के दो काम थे। ठीक है, एक काम था, अच्छा पापा मतलब गुड्स से रिलेटेड, GST के पापा यानी गुड्स से रिलेटेड दो काम हुआ करते थे बिफोर GST। क्या हुआ करता था? अब गुड्स में दो चीज होता है, या तो गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे और फिर तुम उसको बेच दोगे, खरीदोगे बेचोगे, या मैन्युफैक्चर करके बेचोगे, दो ही ऑप्शन होता था। अब गुड्स जब मैन्युफैक्चर होता था तो हम उसमें लगा देते थे एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसमें। गुड्स जब सप्लाई चेन में आगे जाता था, यानी मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, फिर डीलर, फिर रिटेलर, एंड फिर अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जब वो बिकता था, यानी जब उसकी मूवमेंट होती थी सप्लाई चेन में, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, तब उसमें अपने चार्ज करते थे वैट। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो गुड्स के केस में यानी पापा का ड्यूटी क्या था? मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज देना, सप्लाई चेन पे वैट देना। मम्मी की ड्यूटी क्या थी? मम्मी की ड्यूटी थी कि जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड किया जाता था तो उस पे सर्विस टैक्स का पेमेंट करना। तो GST के मम्मी पापा कौन हो गए? एक्साइज, वैट एंड सर्विस टैक्स। तो ये मेन ड्यूटी हुआ करती थी। अब प्रॉब्लम क्या अराइज हुई यहां पे, जब पहले अपने को ये समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये हुआ कि जब भी हम एक्साइज का पेमेंट करते थे तो हम सेट ऑफ नहीं कर पाते थे वैट से, या हम वैट का पेमेंट करते थे तो हम सर्विस टैक्स से सेट ऑफ नहीं कर पाते थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, गौर से सोचो इसके बारे में। एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर सेट ऑफ करना ही क्यों है? रीजन क्या है सेट ऑफ करने का? क्यों हमें सेट ऑफ करना है कोई भी टैक्सेस को दूसरे टैक्सेस से? और सर ये सेट ऑफ मतलब होता क्या है, सेट ऑफ करे क्यों, क्या फायदा होगा सेट ऑफ करने से? तो पहले इस एग्जाम्पल को समझो तुम। एक प्रोडक्ट है जो कि है मिस्टर ए के पास, यहां से प्रोडक्ट ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है 100 रुपीज का। हम बात कर रहे हैं अभी सेल्स टैक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? सेल्स टैक्स। वैट के पहले क्या आता था? सेल्स टैक्स हुआ करता था। सेल्स टैक्स के बाद आया वैट, वैट के बाद आया GST। तो वैट के पहले क्या होता था? पहले ये भी समझते हैं, पीछे एकदम जाते हैं दादाजी की तरफ। तो सेल्स टैक्स के दौरान क्या हुआ? मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कीमत है 100 रुपए। मिस्टर ए इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बेच देते हैं मिस्टर बी को। अब सप्लाई चेन में जैसे ही प्रोडक्ट आगे गया, यानी जैसे ही प्रोडक्ट ए से बी के पास गया, यहां पे चार्ज करते थे हम सेल्स टैक्स। यानी जब भी प्रोडक्ट मिस्टर ए से मिस्टर बी के पास जाएगा तो हम सेल्स टैक्स चार्ज करते थे। अब सेल्स टैक्स का जो रेट है वो रेट हम अज्यूम करते हैं 10%। तो जब मिस्टर ए मिस्टर बी को 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचेंगे तो मिस्टर ए सेल्स टैक्स इसमें चार्ज करेंगे एट द रेट 10%, यानी 110। यानी बी कितना रुपया पेमेंट करेगा ए को? तो बी पेमेंट करेगा 110 रुपीज। अब गौर से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, RCM FCM ये सब हर जगह काम आएगा, एकदम गौर से सुनो। बी ने 110 रुपीज का पेमेंट किया ए को। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पॉकेट कॉन्सेप्ट। ठीक, ये हमारे क्लास का कॉन्सेप्ट है सिर्फ, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना और कहीं बोलना नहीं, किसी को समझेगा। पॉकेट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? 110 रुपीज में
100 रुपीज जो है वो चला जाएगा ए की पॉकेट में, ए अपनी पॉकेट में 100 रुपीज को रख लेगा। 10 रुपीज जो है वो ए जमा करवा देगा गवर्नमेंट के पास इन द नेम ऑफ मिस्टर बी, मिस्टर बी के नाम पे इसको जमा करवा देगा। अब बी क्या करेगा, जब बी फर्दर सेल करेगा मिस्टर सी को, अब सप्लाई चेन में मूवमेंट हुआ। अब जैसे ही सप्लाई चेन में मूवमेंट हुआ, बी जब सी को सेल करेगा तो बी को भी सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़ता। अब सेल्स टैक्स की खासियत यह थी कि आपने पिछला स्टेज में, पीछे वाले स्टेज में जितना भी टैक्स का पेमेंट किया है उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, यानी उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। तो एफआर वालों मेरे को एक बात बताओ, अकाउंट्स वालों, सीएमए सीए दोनों, सीएफआर एंड एफआर वालों, मेरे को एक बात बताओ, इफ अ टैक्स विच इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनता है कि नहीं बनता है, वेदर इट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट और नॉट? बनता है, इंक्लूडेड। यस सर, इंक्लूडेड बनता है सर, बनता है सर। कमेंट तो कर रहे हो, वो स्क्रीन कैमरा ऑफ करके बैठे हो सबके सब, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि ये 10 रुपए का सेट ऑफ मिस्टर बी को नहीं मिलेगा, बी ने दिया, गियो गवर्नमेंट के पास चला गया, बी को इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सिंस 10 रुपीज कैन नॉट बी सेट ऑफ बाय मिस्टर बी, तो मिस्टर बी के लिए कॉस्टिंग कितनी बन जाएगी, 110 रुपीज। कितनी की कॉस्टिंग बनेगी, 110 रुपीज की। अब मिस्टर बी भी 10% इसमें सेल्स टैक्स ऐड करेंगे तो हो गया 11। तो 121 वो कलेक्ट करेंगे मिस्टर सी से। मिस्टर सी से कितना कलेक्ट करेंगे, 121 रुपीज। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कोई भी प्रॉफिट वगैरह नहीं जोड़ा गया, ठीक है। अब क्या होगा, 121 रुपीज सी पे करेगा, 110 रुपीज चला जाएगा बी के पॉकेट में एंड 11 रुपीज चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, एंड सी को भी इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब गौर से देखो, प्रोडक्ट था कितना का, 100 रुपीज का था। क्या प्रोडक्ट में कुछ चेंज हो गया क्या, प्रोडक्ट एकदम कुछ अलग ही बन गया क्या, कुछ और ही हो गया क्या प्रोडक्ट? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बट वो 100 रुपीज का प्रोडक्ट अपने आप 121 रुपीज का हो गया, इवन दो बी ने कोई भी प्रॉफिट एड ऑन नहीं किया, इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं जोड़ा, कुछ भी नहीं जोड़ा, बस जैसा खरीदा वैसा ही बेच दिया। अब 100 का माल अपने आप 121 का हो गया। क्या इन्फ्लेट हो गया कॉस्ट? क्या कॉस्ट इन्फ्लेट हो गया, क्या प्राइस इन्फ्लेट हो गई क्या उस प्रोडक्ट की? द आंसर इज यस। क्या अननेसेसरी इन्फ्लेशन हुआ क्या? यस, अननेसेसरी इन्फ्लेशन हो गया, जो इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए था। 100 का माल था, वो अपने आप 121 का हो गया। अब जब सी के पास जाएगा तो सी भी अपना कॉस्ट 121 लेगा, फिर वो उस पर 10% जोड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, विदाउट एडिंग एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती चली जा रही थी। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। वेरी गुड बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। हिंदी में टैक्स पे टैक्स, जब टैक्स पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो सेल्स टैक्स में ये वाली दिक्कत सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी कि अननेसेसरी इन्फ्लेट हो रही थी चीजें। तो इसको क्रब करने के लिए क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया वैट को। अब हम आ गए पापा की तरफ, दादाजी को समझ लिया, अब आते हैं पापा की तरफ, वैट की तरफ। इसको क्रब करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया वैट को। अब वैट में क्या डिफरेंस आया, बस एक ही डिफरेंस आया, बोला गया टैक्सेस पेड एट अर्लियर स्टेज, यानी परचेज के टाइम पे तुमने जो भी टैक्स दिया है, दैट कैन बी सेट ऑफ व्हेन यू सेल दैट गुड। जब भी तुम उस गुड्स को बेचोगे तो तुम पिछला वाला जो टैक्स है वो सेट ऑफ कर सकते। अब इसकी वजह से डिफरेंस क्या बना, ए से स्टार्ट करते हैं। 100 रुपीज का प्रोडक्ट था, उसने सेल किया मिस्टर बी को, 10% ही अज्यूम करते हैं ताकि अच्छे से समझ सके। तो कितना कलेक्ट करेगा, 110 कलेक्ट करेगा, जिसमें से 100 रुपीज चला जाएगा ए की पॉकेट में एंड 10 रुपीज जमा करवा देगा ए गवर्नमेंट के पास, किसके नाम पे, बी के नाम पे। अब वैट में क्या बोला गया, टैक्सेस पेड एट अर्लियर स्टेज, यानी बी ने जो 10 रुपए यहां पे पे किए हैं वो भी सेट ऑफ कर पाएगा इन नेक्स्ट स्टेज। अब मेरे को एक बात बताओ, इफ एनी टैक्स दैट इज बीन अलाउड टू बी सेट ऑफ, क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनता है कि नहीं बनता है?
क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनता है? एफआर वालों, सीएफआर वालों जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारे अभी एफआर वाले सर को कंप्लेन करता हूँ। नहीं सर, नहीं बनता है सर, एकदम भी नहीं बनता पार्ट, बिकॉज अपने तो उसको सेट ऑफ कर लेते हैं। अच्छा ये बता दिया तो जल्दी बताओ तो, ये 10 रुपए जो बी ने पे किए वो उसके बैलेंस शीट में जाएंगे कि पीएल में जाएंगे? बैलेंस शीट आइटम है कि पीएल का आइटम है? अकाउंटेंट लोग, वेरी गुड, इट इज अ बैलेंस शीट आइटम, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। समटाइम वी शो इट अंडर करंट एसेट, समटाइम वी शो इट अंडर करंट लायबिलिटी, नेगेटिव एज द केस में बी, बट वो बैलेंस शीट आइटम। तो अब बी जब कॉस्ट दिखाएगा तो कितना दिखाएगा? 100 रुपीज कॉस्ट दिखाएगा। अब मान लो बी भी कोई प्रॉफिट वगैरह ऐड नहीं करता है, सिर्फ सेल कर देता है मिस्टर सी को। अब सेल करेगा तो 10 रुपए वैट एड ऑन करेगा, तो ये भी 110 कलेक्ट करेगा सी से। 110 कलेक्ट करने के बाद 100 रुपीज इसकी पॉकेट में जाएंगे, एंड 10 रुपीज वो एज अ टैक्स जब पे करने जाएगा गवर्नमेंट को, तो 10 रुपीज जो अर्लियर दे रखा है वो सेट ऑफ कर देगा, एंड निल। ओ माय गॉड सर, निल क्यों आ गया? निल इसलिए आया बिकॉज फुल फॉर्म क्या है वैट का? वैल्यू एडेड टैक्स। अनलेस यू एड एनी वैल्यू टू अ प्रोडक्ट, कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी तुम्हारी नहीं बनेगी। अनलेस यू एड एनी वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? पैकेजिंग हो गया, प्रॉफिट हो गया, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्दर हो गया, कोई भी वैल्यू एडिशन अगर तुम करते हो प्रोडक्ट पे तो ही टैक्स बनेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं बनेगा। क्या प्रोडक्ट अननेसेसरी इन्फ्लेट हो गया? क्या नहीं, 100 का था 100 का ही रह गया, 100 का प्रोडक्ट था 100 का ही रह गया, कोई भी डिफरेंस नहीं बना। क्या इन्फ्लेट हुआ प्रोडक्ट? नहीं। क्या कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स आया? द आंसर इज नो, आया ही नहीं। 100 का माल था 100 का ही रह गया, तो इसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स कट हो गया। अब अगर यही 100 का प्रोडक्ट 10% प्रॉफिट एंड एट अ वैट ऑफ 10% अपने इसको फर्दर सेल करते, तो ए 110 का 10% इसमें प्रॉफिट जोड़ता, और फिर इस 110 पे 10% यानी 11 रुपीज का वैट कलेक्ट करता, एंड 121 में इसको सेल कर देता मिस्टर बी को। मिस्टर बी पेमेंट करते 121 रुपीज का, 110 रुपए चले जाते ए की प्रॉफिट में, इंक्लूडिंग उसका 10 रुपए का 110 रुपए चले जाते ए की पॉकेट में, इंक्लूडिंग 10 रुपए का प्रॉफिट जो वो कमा रहा है, एंड 11 रुपीज वो जमा करवा देता गवर्नमेंट के पास इन द नेम ऑफ बी। अब बी को सिंस 11 रुपीज का क्रेडिट मिल रहा है, तो बी अपने बुक्स में 110 का दिखाएगा इस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट एग्जांपल चल रहा है दोस्तों, ध्यान देना, मार्क्स में नहीं जाना। 110 का वो दिखाएगा बुक प्रॉफिट। अब इस पे ये 10% का प्रॉफिट चार्ज करेगा, यानी 11 रुपीज, 121। अब जब ये सेल करेगा मिस्टर सी को, तो उसको 10% का वैट भी लगाना पड़ेगा, तो 121 इंटू 10% का वैट, तो हो गया मेरा 12.1। तो 133.1 रुपीज ये कलेक्ट करेगा तुम्हारा सी से, एंड इसमें से 121 उसकी पॉकेट में जाएगा, एंड 12.1 उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब यहां देखो, यही ट्रिक है। अब 112 रुपीज 10 पैसा जब वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करने जाएगा, तो वो जाके गवर्नमेंट को बोलेगा, याद है तुझको मैंने दिया था 11 रुपीज तुमको अर्लियर स्टेज पे, तो भैया आप सेट ऑफ करने दो। तो अब बी एक गवर्नमेंट को बोलेगा कि 11 रुपीज मेरे नाम से ए ने ऑलरेडी जमा करवा दिया था, अब मेरे को उसको सेट ऑफ करने दो। तो अब अपने इस 11 रुपीज को करेंगे सेट ऑफ। जब इसमें हम 11 रुपीज का सेट ऑफ करेंगे, तो 1.1 इतना रुपए का ही टैक्स जमा करवाना पड़ेगा मिस्टर बी को। कितना जमा करवाना पड़ेगा? 1.1 का टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। अब मिस्टर बी ने चेंज क्या किया प्रोडक्ट में? 110 का था, 11 रुपीज प्रॉफिट उसमें जोड़ा, तो व्हाट वाज द वैल्यू एडिशन दोस्तों? द वैल्यू एडिशन वाज 11 रुपीज की प्रॉफिट। तो अगर अपने 11 का 10% करेंगे तो कितना आएगा? 1.1। तो किस पे टैक्स लगा? ओनली एट वैल्यू एडिशन। यानी अगर वैल्यू ऐड करोगे तो टैक्स देना है, वैल्यू नहीं ऐड करोगे तो टैक्स भी नहीं देना है। तो ये था वैल्यू एडेड टैक्स। तो सर जब पापा इतने अच्छे थे तो क्या रिक्वायरमेंट आ गई फिर
जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की। तो रिक्वायरमेंट ये थी कि सेम कॉन्सेप्ट हम एक्साइज में फॉलो करते हैं, बट एक्साइज कब लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पे। अब एक्साइज पे जो टैक्स दिया वो वैट में सेट ऑफ नहीं हो रहा था, वैट में जो टैक्स दिया वो सर्विस टैक्स में सेट ऑफ नहीं हो रहा था। दिक्कत आ गई गुड्स एंड सर्विसेज, एंड गुड्स में भी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज, सप्लाई चेन पे जाने पे वैट, ये आपस में सेट ऑफ ही नहीं हो रहे थे। तो इसको कैसे समाप्त करें? तो इसको समाप्त करने का बेस्ट तरीका क्या है? जब तीन लोग में बात ना हो रहा हो, तीनों को एक रूम में बंद कर दो, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम सबको उठा के एक घर के अंदर ले आए और उस घर का नाम हमने रखा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, उसका हमने नाम रखा जीएसटी, नाम रखा। एंड सब कुछ एक दूसरे के अंदर आ गया। यानी अब सर्विस कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा, गुड्स बेच रहे हो तो जीएसटी लगेगा, दोनों आपस में सेट ऑफ हो पाएंगे। यानी कैस्केडिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ टैक्स नहीं फॉर्म करेगा। अभी तो बोलने की बात है, बोलने से समझ में आ जाता तो समझ में आता ना, बट बोलने से चीजें समझ नहीं आती है। तो हम करेंगे एमटी एग्जाम्पल। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या दोस्तों? दिख रहा है स्क्रीन? फ्रीज हो गया क्या स्क्रीन दोस्तों? यस, नो, नो, यस। हाँ सर, नहीं सर, दिख रहा है सर, हम लोग को तो बहुत अच्छे से स्क्रीन दिख रहा है। एक बार वापस रीज्वाइन करो। अंकिता, एक बार वापस से रीज्वाइन करो तो देखो, वापस से रीज्वाइन करोगे तो दिखने लगेगा। चलो, दिस क्वेश्चन इज ऑल योर्स दोस्तों। मिस्टर एमटी परचेज द प्रोडक्ट एट फॉर रुपीज 1,18,000 इंक्लूडिंग 18% वैट ऑन 1 अप्रैल 2023। ऑन 2 अप्रैल 2023 प्रोडक्ट ए को उसने बेच दिया 1,20,000 प्लस 18% वैट। कैलकुलेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। गो अहेड एंड सॉल्व इट। सर थोड़ी मदद कर दीजिए हमारे लिए। तो दोस्तों आसान सा है एकदम। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। तो 1,18,000 में हमने इसको परचेज किया इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। तो इसको हटा, सॉरी, इंक्लूडिंग 18% वैट। तो वैट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 118% करेंगे तो अपने को ओरिजिनल कॉस्टिंग मिल जाएगी। तो 118 डिवाइडेड बाई 118%, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया? यानी ग्रॉस वैल्यू कितनी हो गई? 1,00,000 रुपीज। इसमें 18% वैट है, यानी कि हमने, अच्छा, जब परचेज के टाइम पे हम वैट पेमेंट करते हैं या जीएसटी पेमेंट करेंगे, उसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? इनपुट। इनपुट वैट अभी पढ़े तो वैट, जीएसटी जब पढ़ेंगे तो इनपुट जीएसटी बोले। यानी परचेज के टाइम में मैंने 18,000 की जीएसटी ऑलरेडी पे कर दी, मेरे नाम से गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है। ठीक है, मेरे नाम से जमा हो चुका है 18,000 रुपए। जब हमने इस प्रोडक्ट को बेचा तो हमने 1,20,000 में इसको बेचा है। इन इस पे 18% जीएसटी हम लगाएंगे। तो हमारा आउटपुट टैक्स बनेगा, जब बेचते हैं तो आउटपुट टैक्स बनता है 21,600। अब याद है मैंने 18,000 का वैट का पेमेंट किया था, तो वो मैं माइनस कर सकता हूं। तो नेट पेमेंट मेरे को गवर्नमेंट को कितना करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 3,600। ये क्या है? जो प्रॉफिट है ना, बस ये उसी का ही वैल्यू एडिशन है। ठीक। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नहीं सर, ये तो बहुत आसान सा था, ये तो हम लोग रोज ही करते हैं, हम लोग का रोज का काम है। सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, तो ये लो। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो all yours. Go ahead and solve it. Mr. MT purchased a product for 1,18,000 including 18% VAT. Mr. MT took service of 1,05,000 including 5% service tax. On 2nd April, he sold a product for 1,20,000 plus 18% VAT. Calculate output tax liability. निकालो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी।
ओके, 3600 वैट तो निकाल लिया, सर्विस टैक्स नहीं निकाला दोस्तों। तो जब मैंने प्रोडक्ट ए को परचेज किया था तो वही सेम एग्जांपल है, तो मेरा इनपुट कितना बना था, तो मेरा इनपुट बना था 18,000 का, ठीक है। एंड जब मैंने सर्विस ली, ठीक है, मैंने एक सर्विस ली है, तो मैंने सर्विस पे सर्विस टैक्स का पेमेंट किया, सेम लाइक वैट। तो सर्विस टैक्स का जब मैंने पेमेंट किया गवर्नमेंट को, जो कि मेरी जेब से गया भैया, मेरी पॉकेट से गया, सर्विस टैक्स कितना गया है, 5,000 रुपए, इंक्लूडिंग लिखा है, वही सेम मेथड। 1,05,000 डिवाइडेड बाई 105%, कितना आएगा, 1 लाख। 1 लाख का 5% होता है 5,000 रुपीज। तो मैंने 5,000 रुपए मेरी जेब से गए जब मैंने सर्विस ली। जब मैंने इनपुट गुड्स खरीदा तो 18,000 रुपए मेरी जेब से गए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, पैसा जा रहा है पॉकेट से, ठीक है, उस पर फोकस करो। 18,000, 5,000, कितना रुपए अभी तक हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं, 23,000 रुपीज दे चुके हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। 5,000 सर्विस टैक्स के रूप में ले लिया और वैट के रूप में 18,000 रुपया ले लिया। जब मैंने प्रोडक्ट ए को बेचा 1,20,000, जिसपे मैंने 18% की जीएसटी लगाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स जब मैंने गवर्नमेंट को पे किया तो मैंने पे किया 1,20,000 का 18%, दैट इज 21,600। अब इसमें से क्या मैं सर्विस टैक्स वाला 5,000 माइनस कर सकता हूं क्या दोस्तों, वैट में से, वैट के आउटपुट टैक्स में? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपीज को माइनस कर सकता हूं। तो मैं 18,000 ही मैक्सिमम माइनस कर सकता हूं, तो 3,600। अब थोड़ा कैश के बेसिस में सोचते हैं, ठीक है, कैश के रूप में सोचते हैं। कैश के रूप में मेरे पास से 3,600 गया वैट के रूप में, 5,000 रुपया गया सर्विस टैक्स के रूप में, तो टोटल मेरी जेब से गया है 8,600। करेक्ट, मेरी जेब से जो रोकड़ा गया, जो कैश गया भैया, वो 8,600 का गया। ये प्रॉब्लम आ रही थी वैट एंड सर्विस टैक्स में। इसको चेंज करने के लिए बोला गया, एक काम करते, गुड्स को भी जीएसटी में डाल देते, सर्विस को भी जीएसटी में डाल देते, गुड्स भी जीएसटी, सर्विस भी जीएसटी। गुड्स बेचोगे जीएसटी लगेगा, सर्विस बेचोगे जीएसटी लगेगा, कुछ भी दोनों में से बेचोगे सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इनपुट इसमें, इसका आउटपुट से आराम से सेट ऑफ कर लेंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन जीएसटी का आप लोगों के लिए दोस्तों। प्रोडक्ट ए को हमने परचेज किया 1,18,000 का 18% जीएसटी के साथ। 1,05,000 की सर्विस हमने ली 5% जीएसटी के साथ। इस प्रोडक्ट को हमने बेचा 1,40,000 में 18% जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज करके। पहले इनपुट की बात करें। अब ये जो इनपुट की हम बात करें, किसकी बात करें, इनपुट जीएसटी की। तो जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा तो मैंने 18,000 का जीएसटी का पेमेंट किया। जब मैंने सर्विस ली तो उस इनपुट पे मैंने 5% की सर्विस जीएसटी का पेमेंट किया, यानी 5,000। अब जब मैं इस प्रोडक्ट को बेचने जाऊंगा 1,40,000 में, तो मेरे को 18% जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं आउटपुट टैक्स जीएसटी का जो बनेगा वो बनेगा 25,200। अब 18,000 तो चलो मैं सेट ऑफ कर लूंगा, गुड्स से रिलेटेड है। क्या अब मैं इस 5,000 को सेट ऑफ कर सकता हूं क्या दोस्तों? बिल्कुल सेट ऑफ कर सकता हूं, बिकॉज दोनों ही अब जीएसटी हो चुके हैं। यहां पे भी जीएसटी लग रहा है, यहां पे भी जीएसटी लग रहा है, आराम से सेट ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5,000 रुपीज मैंने और सेट ऑफ कर दिया। तो 18,000 माइनस 5,000, यानी अल्टीमेटली अब मेरी जेब से कितना गया, 2,200 रुपीज। कितना गया, 2,200 रुपीज। और पहले मेरी जेब से कितना जा रहा था, 8,600 रुपीज। तो इस चीज में इसको करप्ट करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। हम आई क्लियर दोस्तों? एवरीबडी गॉट इट? क्या का, अच्छा, क्लास फास्ट जा रही है क्या, स्पीड ठीक है, कम करना है, ज्यादा करना है, कुछ भी करना होगा मेरे को बताना है, ठीक है। और थोड़ा कैमरा ऑन कर लो यार, नालायक हो, कैमरा ऑन कर। परफेक्ट सर, आपका बोतल बहुत मस्त लग रहा है। हाँ हाँ, लाइब्रेरी में है सर। ओहो, लाइब्रेरी वालों, कितने बजे तक लाइब्रेरी खुली है तुम्हारी? तो हमने अभी क्या सीखा, तो हमने सबसे पहली चीज सीखी
कि सेल्स टैक्स में क्या कमी थी, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हो रहा था, उसको कट करने के लिए क्या लाया गया, वैट। वैट में क्या प्रॉब्लम थी, सर्विस टैक्स और एक्साइज के साथ सेट ऑफ नहीं हो रहा था, उसको खत्म करने के क्या लाया गया, जीएसटी। जीएसटी में सारे एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स सबको एक साथ जोड़ दिया गया कि अब तुम कहीं पे भी कोई भी टैक्स का पेमेंट करो, अगर वो जीएसटी है तुम उसका सेट ऑफ ले सकते हो, आराम से सेट ऑफ कर सकते हो। तो अभी तक हमने ही बस इतना ही पढ़ाई करी, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं पीछे। कितने एक्ट है टोटल, 5 एक्ट है। सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। क्यों 2017 है, बिकॉज सारे एक्ट 2017 में आए थे। चलो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दोगे दोस्तों, एक तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, बताओ कौन सी ऐसी पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया। वेरी गुड सौविक, फ्रांस, वेरी गुड तनीषा, केशव, अब वेरी गुड केशव, शाबाश। 1956 में फ्रांस ने जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया था, हमने अभी 2017 में किया, ठीक है, ट्रिवियल क्वेश्चन है, बीच बीच में लेके आता हूं, ठीक है। अब थोड़े इंडिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, कितने स्टेट एंड कितने यूनियन टेरिटरी है इंडिया में। सर ये ज्योग्राफी की क्लास कहां से अचानक से स्टार्ट हो गई, जरूरी है दोस्तों, जरूरी है, इसीलिए बताओ कितने स्टेट है। सर हम लोग को पहले गूगल कर लेने दीजिए, एक बार हमको चैट जीपीटी में से डाल लेने दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे मासूम बच्चों, 28, ठीक, 28 एंड 8, तो 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है हमारे। अभी के लिए अपने को इस पे फोकस कर, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। क्या, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर को हम स्टेट मानेंगे, है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी ही है, बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी हम इसको स्टेट मानेंगे, यानी इस पे क्या लगेगा, एसजीएसटी एक्ट लगेगा इस पे। तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर इज स्टेट और इस पे एसजीएसटी एक्ट लगेगा। इसके अलावा जो बचा, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़ और लद्दाख, ये है यूनियन टेरिटरी एंड इस पे लगता है यूटी जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्यों, बिकॉज आगे जब क्वेश्चन में अपने को बाइफरकेट करना पड़ेगा तो अपने को इसका यूज लगेगा, तो ये लिस्ट लर्न करनी पड़ेगी, ज्यादा लिस्ट तो है नहीं, 5 ये है, क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर, दमन दीव, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, लद्दाख। क्या, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़ एंड लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी, इस पे यूटी जीएसटी लगता है। इसके अलावा जितने हैं वो सारों में क्या लगता है, एस जीएसटी एक्ट। तो अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो जीएसटी के हिसाब से 31 स्टेट है एंड 5 यूनियन टेरिटरी है जीएसटी के हिसाब से, ठीक है, बिकॉज जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और तुम्हारा जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली को हम स्टेट मानेंगे, इस पे एसजीएसटी एक्ट, ठीक है। अब जो जीएसटी एक्ट है वो किस पे एप्लीकेबल है, तो जीएसटी एक्ट हमारे प्यारे इंडिया पे एप्लीकेबल है। हमारा प्यारा इंडिया क्या है, जो हम जानते हैं वो हमारा इंडिया पूरा का पूरा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा अपना इंडिया है, यहाँ पे भी पूरा अपना इंडिया है। और ऊपर का हवा इंडिया है, नीचे की जमीन इंडिया है। अब समुद्र की बात करें अगर, तो समुद्र में इंडिया कहां तक जाता है, तो समुद्र में इंडिया जाता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, किलोमीटर्स नहीं होता समुद्र में, नॉटिकल माइल्स होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जाता है हमारा इंडिया, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों, टेरिटोरियल वाटर्स। क्या बोलेंगे, टेरिटोरियल वाटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जाता है इंडिया। किसी किसी काम के लिए 200 नॉटिकल माइल्स, जिसको हम बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर्स, वहां तक भी जाता है इंडिया, बट इसके बारे में हम कस्टम्स में चर्चा करेंगे, अभी इसको नहीं, इस पे ध्यान देंगे, अभी सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स पे फोकस करेंगे। 12 नॉटिकल माइल्स दैट इज टेरिटोरियल वाटर इज आल्सो इंडिया।
ऊपर का हवा इंडिया, नीचे की जमीन इंडिया, समुद्र इंडिया, पानी इंडिया, सब कुछ इंडिया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेट, हर एक स्टेट अपने हिसाब से जीएसटी लगाता है, ठीक है। हर एक स्टेट का अलग एसजीएसटी एक्ट है जिसमें सब सेम ही लिखा हुआ है, और सेंट्रल सीजीएसटी एक्ट को फॉलो करता है। अब अगर हम कोई काम पानी में कर दे तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कोई स्टेट में हो रहा है कि कहां हो रहा है, कि सेंटर मानेंगे इसको कि सेंट्रल लेवल पे कुछ हो रहा है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं। अब बहुत गौर से सुनना, ये लास्ट डे भूल जाओगे और ये एमसीक्यू बनता है एग्जाम में, ठीक है। 2 बार पूछा गया, सीएमए फाइनल में 2 बार आ चुका है, सीए फाइनल में 1 बार आया ये वाला। ध्यान से सुनो। अगर समुद्र के बीच में हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो हमें देखना है कि वो जो जगह है वो कौन से स्टेट के सबसे नजदीक है। अब मान लो गुजरात से इसका डिस्टेंस है 8 नॉटिकल माइल्स, महाराष्ट्र से इसका डिस्टेंस है 9 नॉटिकल माइल्स। तो सबसे नजदीक ये वाली जगह कहां से है? तो सबसे नजदीक ये वाली जगह है गुजरात से। तो इस वाले जगह को भी हम क्या बोलेंगे? गुजरात। फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, नॉट फॉर इंडिया लेवल बट फॉर जीएसटी पर्पस, इसको हम क्या बोलेंगे कि माल कहां बेचा? माल गुजरात में बेचा, ठीक है। क्योंकि एक स्टेट चाहिए होता है, एक स्टेट का नाम होना चाहिए जहां हम बोलेंगे सप्लाई हुई है। जीएसटी में सप्लाई वर्ड यूज किया जाता है, सेल वर्ड यूज नहीं किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडेड वर्ड यूज नहीं किया जाता है, सप्लाई वर्ड यूज किया जाता है। तो जो भी सबसे नजदीकी पॉइंट होगा उस समुंदर के उस वाले पॉइंट से, वो वाला स्टेट माना जाएगा जहां पे हमने सेल, जहां पे हमने सप्लाई करी है, जहां पे हमने उस माल को बेचा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये एमसीक्यू बनता है। कौन सा स्टेट मानते हैं? जो सबसे नजदीकी होता है। अपने एग्जांपल में गुजरात सबसे नजदीक था, तो गुजरात अपने उस पॉइंट को मानेंगे। तो कहां सप्लाई किया हमने? हमने गुजरात में सप्लाई किया। ओके। अब 2 प्रकार के टैक्सेस होते हैं, ओरिजिन बेस्ड, एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड टैक्स एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? ओरिजिन बेस्ड टैक्स बोलता है कि जिस स्टेट में उस गुड्स का या उस सर्विस का जन्म हुआ है उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। अब ऐसा क्यों बोला गया? अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने तुमको एक बात बोली थी ना कि अगर 18% रेट है तो 9% चला जाएगा स्टेट के पास और 9% चला जाएगा तुम्हारा सेंटर के पास। अब ये 9% जो स्टेट में जा रहा है भैया, ये वो कौन से स्टेट को मिलेगा? बिकॉज हो सकता है कि हम महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल में सेल कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल को मिलेगा कि महाराष्ट्र को मिलेगा? तो 2 प्रकार के टैक्स सिस्टम फॉलो होते हैं। एक होता है ओरिजिन बेस्ड, यानी अगर महाराष्ट्र में गुड्स का जन्म हुआ है तो महाराष्ट्र को मिलेगा। एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी कहां कंज्यूम हुआ वो गुड्स, अल्टीमेटली वो गुड्स कहां गया। तो अगर वेस्ट बंगाल में कंज्यूम हुआ तो ये 9% वेस्ट बंगाल के पास चला जाएगा। तो अपना जो जीएसटी है, दैट इज नॉट ओरिजिन बेस्ड टैक्स, इट इज नॉट एन ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। हमारा जो जीएसटी है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां पे भी वो गुड्स कंज्यूम हुआ है उस वाले स्टेट को वो टैक्स का रुपया मिलेगा। किसको मिलेगा? उस वाले स्टेट को रुपया मिलेगा जहां पे गुड्स या सर्विस कंज्यूम हुई है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हुए हैं? बताओ दोस्तों, थोड़ा पढ़ा है या कभी सुना है उसके विषय में? बताओ कैसे पता चलेगा कौन से स्टेट में कंजम्पशन हुआ है? सोचो सोचो सोचो। वेरी गुड रवि। तो एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई नाम है उस कॉन्सेप्ट का। एक सेपरेट चैप्टर है, चर्चा करेंगे उसके विषय में। उसके बेसिस पे अपने को पता चलता है, उस चैप्टर में लिखा है कि कैसे पता चलेगा कौन से स्टेट में गया है। तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हुआ है। एंड जहां पे भी उस गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हुआ है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से जो भी स्टेट आएगा उस स्टेट को पूरा वो जीएसटी का रुपया दिया जाएगा। तो जीएसटी इज एन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हुई है वो वाली जगह पे उस टैक्स का पेमेंट होता है। एम आई क्लियर दोस्तों? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या?
नहीं सर, क्लियर है सर एकदम। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान दो, वापस आ जाओ, सो गए हो तो। एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, मैंने बोला ना यहाँ पे सप्लाई वर्ड हम यूज करेंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब क्या होता है, जब सेम स्टेट में सप्लाई होता है। क्या होता है, सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं हम, सेम स्टेट में जब हम सप्लाई करते हैं, या सेम यूनियन टेरिटरी में हम सप्लाई करते हैं। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब क्या हो गया, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में सप्लाई होता है। अब अगर जीएसटी का रेट है 18%, ठीक है, तो इस 18% के रेट को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई में बाइफरकेट करते हैं। एक जाता है हिस्सा सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक जाता है एसजीएसटी को। 9% सेंट्रल अपने पास रखता है, 9% स्टेट अपने पास रखता है। सर कौन सा स्टेट, अरे प्यारे बच्चों, जब सेम स्टेट में हो रहा है तो फिर कौन सा स्टेट से क्या ही फर्क पड़ता है, एक ही स्टेट होगा। यानी वेस्ट बंगाल में ही सेल कर रहे हैं हम, यूनियन टेरिटरी मतलब मान लो पुडुचेरी, पुडुचेरी में ही सेल कर रहे हैं हम, या तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड वहीं पे हम सेल कर रहे हैं, तो एक ही स्टेट इन्वॉल्व है। तो जो स्टेट इन्वॉल्व है उसके पास वो 9% रुपीज चला जाएगा। तो सर कैसे पता चलेगा सेम स्टेट एंड सेम यूनियन टेरिटरी में हम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट आता है प्लेस ऑफ सप्लाई का। दो चीजें हमें देखनी पड़ती है, जो बंदा माल बेच रहा है यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या, लोकेशन ऑफ सप्लायर, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई यानी जहां पे माल कंज्यूम हुआ, जहां पे माल कंज्यूम हुआ वो वाली जगह। अगर ये दोनों सेम स्टेट में आता है, मान लो वेस्ट बंगाल में आता है, तो ये बन जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो जब भी जो माल बेचने वाला और कंजम्पशन सेम स्टेट में होता है तो वो होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। माल बेचने वाले को क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्या बोलते हैं, बोलो एक बार मेरे साथ, लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्या बोलते हैं एक और बार, लोकेशन ऑफ सप्लायर। और प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब क्या हो गया, जहां पे कंज्यूम हुआ। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, जहां पे कंज्यूम हुआ। जब ये दोनों सेम होता है, एग्जाम्पल के लिए वेस्ट बंगाल, तो बनता है हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब अगर 18% का रेट है तो 9% चला जाएगा सेंट्रल के पास सीजीएसटी एक्ट में, रिमेनिंग 9% बताओ तो कहां जाएगा, एसजीएसटी एक्ट में। कौन सा स्टेट को मिलेगा, वेस्ट बंगाल। किसको मिलेगा, वेस्ट बंगाल को मिल जाएगा, यानी वेस्ट बंगाल सीजीएसटी एक्ट में चला जाएगा। दूसरा एक सप्लाई होता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब क्या हो गया, जैसे इंटर कास्ट मैरिज होता है वैसे इंटर स्टेट सप्लाई हो गया जब दो स्टेट के बीच में सप्लाई होता है। यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, डिफरेंट है। मान लो लोकेशन ऑफ सप्लायर वेस्ट बंगाल, प्लेस ऑफ सप्लाई आ गई मुंबई, तो दोनों अलग हो गए, तो ये हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है, अगर 18% का रेट है तो ये पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के तहत आईजीएसटी में चला जाता है। फिर ये डायरेक्टली सेंटर के पास जाता है एंड सेंटर अपना एक फॉर्मूला लगाती है जो कि सिस्टम में एम्बेडेड होता है, एंड उस फॉर्मूला के बेसिस पे अपॉर्शनमेंट हो जाता है। अभी नहीं पढ़ना, एकदम लास्ट क्लास में उसको जाके अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा यानी लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जब भी डिफरेंट होती है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। 18% का रेट है तो वो आईजीएसटी के रूप में पूरा का पूरा सेंटर के पास चला जाता है। फिर सेंटर एक फॉर्मूला लगा के उसको अपोर्शन कर देती है स्टेट्स में। वो नन ऑफ आवर कंसर्न राइट नाउ, अभी बस अपने को इतना ही जानना है कि इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगता है, इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर वेस्ट बंगाल है, प्लेस ऑफ सप्लाई है महाराष्ट्र, बताओ जल्दी से इंटर या इंट्रा, इंटर या इंट्रा, इंटर या इंट्रा दोस्तों, देवी और सजनों जल्दी बताइए, क्या आवाज,
₹10 करोड़, आप जीतते हैं ₹10 करोड़, इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर वेस्ट बंगाल, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ गई वेस्ट बंगाल, ये क्या हो गया दोस्तों, इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। अच्छा यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सी और एस लगेगा, यानी 18% रेट है तो 999 बाइफरकेट हो जाएगा, और इंटर में क्या होता है, पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी के रूप में सेंटर के पास चला जाता है। ओके, होप सो इस पे क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है आईजीएसटी। ओके, अच्छा आपको पता होगा कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पहले एक थे, फिर अलग कर दिए गए, फिर तुम्हारा दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव पहले अलग था, अब एक हो गया। ठीक है, तो अगर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा, कोई सप्लाई होगी, तो सप्लाई को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इंटर बोलेंगे या इंट्रा बोलेंगे आज की डेट में। तो आज की डेट में जब भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच में सप्लाई होगा तो वो हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, बिकॉज अब दोनों अलग हो चुके हैं। सिमिलरली अगर आज की डेट में दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के बीच में अगर कोई सप्लाई होती है तो वो क्या बोली जाएगी, वो बोला जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, बिकॉज अब क्या हो गया, दोनों एक हो गए, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगा। अच्छा अगर यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई बनता है 9% का रेट होता है तो क्या हो जाए, 18% का रेट होता है तो क्या हो जाएगा, 9% चला जाएगा सीजीएसटी एक्ट में, एंड रिमेनिंग 9% कहां जाएगा जल्दी बताओ, यूटीजीएसटी एक्ट में, बिकॉज ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूटी में जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, यूटी की जगह एस मत लगा देना, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे। तो 18, तो अब ये एक हो गए तो इंट्रा स्टेट हो गया, 99% से बाइफरकेट हो जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के बीच में कुछ भी होगा तो वो होता है इंटर, अगर 18% का रेट है तो पूरा का पूरा आईजीएसटी 18% पे चार्ज हो जाएगा। समझ क्लियर दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं सर? कोई, तो अभी जो भी पढ़ा एक बार इसको रीड कर लेते हैं यहाँ से फटाफट, बुक में आ जाओ, पेज नंबर 5 में, बुक में आने से पहले आओ इसको रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, ये लिखा है, इसको आपको पढ़ना है जब भी आप बहुत ज्यादा मुसीबत में रहोगे या आपको एकदम पढ़ाई नहीं हो रही है तब आपको ये पढ़ना है। इसमें लिखा है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब भी फंसो इसको रीड कर लेना, इसको बोल देना, चांट कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम पेज नंबर 5 की तरफ। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, चलो एक छोटू सा पॉइंट बचा इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आर्टिकल 366(12) पे, आर्टिकल 366(12) पे क्या बोलता है, ये डिफाइन करता है जीएसटी को। ये बोलता है जीएसटी मतलब क्या होता है, जीएसटी मतलब एक प्रकार का टैक्स है, तो जीएसटी मींस एनी टैक्स। किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। किसकी सप्लाई पे लगता है, गुड्स की, सर्विसेज की, या दोनों की। बट आर्टिकल मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दारू यानी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी के पर्व्यू से बाहर कर दिया, यानी अभी इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर दारू पे जीएसटी लगाना है तो आर्टिकल अमेंड करना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया, रीजन है, जीएसटी मेन जो अटक रहा था ना वो दारू की वजह से अटक रहा था। दारू पे जो भी एक्साइज और वैट लगता था वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, ना तो सेंटर ना तो स्टेट। तो गवर्नमेंट ने एक बात बोली कि देखो ये तो हमेशा अटका रहेगा, इसका कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो एक काम करते, दारू को जीएसटी से बाहर ही रखते हैं, बाद में देखा जाएगा, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके अगर डालना होगा तो डाल देंगे, अभी के लिए इसको कर दो बाहर, एंड जीएसटी एक्ट को कर दो पास। तो आर्टिकल 366(12) पे लर्न करना है। आर्टिकल 366(12) पे क्या बोलता है, जीएसटी मीन एनी टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी सप्लाई होनी चाहिए, गुड्स सर्विसेज या बोथ की होनी चाहिए, और दारू को बाहर कर दिया तो ही उस पर जीएसटी लगेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, तो ही अपने उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। कौन बोलता है, आर्टिकल 366(12)(a)। चलो रीड कर लेते हैं इसको,
पेज नंबर 5 की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन आर्टिकल 366(12) है। बुक नहीं होगा अभी आपके पास, पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया था, उसको डाउनलोड करके रीड कर लेना, बुक आप लोग तक पहुंच जाएगी थोड़े दिनों में। तो कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट बिल 2014 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 16th लोकसभा और 19 दिसंबर 2014। कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा क्या लर्न करना है, इसको सिर्फ अपने रीड कर रहे हैं। Constitution Amendment Bill was passed by Lok Sabha in May 2025. The bill with certain amendment was finally passed in Rajya Sabha in August 2016. इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने आर्टिकल को इंसर्ट किया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। फिर हमने आर्टिकल इंसर्ट किया आर्टिकल 366(12) पे, जिसमें हमने बोला जीएसटी मींस एनी टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी क्या होता है दोस्तों, जीएसटी होता है मेरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन पे लगता है। इसमें टैक्स हर स्टेज पे लगता है, यानी मैन्युफैक्चरर से सेलर के पास गया टैक्स लगाओ, डीलर के पास गया टैक्स लगाओ, होलसेलर के पास गया टैक्स लगाओ, अल्टीमेट कंज्यूमर के पास गया टैक्स लगाओ। तो जैसे जैसे स्टेज में बढ़ते जाओगे जीएसटी लगता चला जाएगा। बट डिफरेंस क्या है, अर्लियर स्टेज में जो भी टैक्स पे किया उसका क्रेडिट तुमको मिल जाएगा। तो प्रीवियस स्टेज पे जो भी तुमने टैक्सेस का जीएसटी का पेमेंट किया उसका क्रेडिट तुमको अवेलेबल हो जाएगा। Resultant only value addition is tax and the burden of tax is borne by final consumer। इसके लिए हमने अभी क्वेश्चन बनाया था ना, देखा था अल्टीमेटली अगर वैल्यू एडिशन होता है तो ही टैक्स लगेगा, वैल्यू एडिशन नहीं है तो कोई भी टैक्सेस नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अमेंड करना पड़ा दोस्तों, बिकॉज ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं था जो दोनों को मिल के पावर दे रहा था लगाने का। तो आर्टिकल 246A को इंट्रोड्यूस किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये लर्न करना है, देखो जो लर्न करना हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको लर्न करना है तुमको, एंड ऊपर ये 366(12) को लर्न करना है, ठीक है। सारे सेक्शन नंबर सारे आर्टिकल नहीं लर्न करना है, जो बोलूंगा बस वही वाला लर्न करना है, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं डालना दिमाग में। तो यहाँ पे हमने 246A को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने पावर दिया सेंटर और स्टेट को कि साइमल्टेनियसली वो लोग जीएसटी लेवी एंड कलेक्ट कर सकते हैं। कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017। ऐसा क्यों करना पड़ा, बिकॉज इंडिया फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे अपने को 2 अलग अलग जीएसटी लगाना पड़ा। जीएसटी का एडवांटेजेस क्या है, हायर थ्रेशोल्ड अपने को मिलता है, कॉम्पोजिशन स्कीम मिलता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, सिंपल एंड इजी ऑनलाइन प्रोसीजर है, एलिमिनेट करता है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। इससे रिलेटेड तो हमने ढेर सारे क्वेश्चन भी बना लिए कैस्केडिंग इफेक्ट से रिलेटेड। अच्छा, सारे टैक्सेस समा गए जीएसटी में, बट सारे नहीं समाए, कुछ रह गए। कौन से रह गए, कस्टम्स ड्यूटी। ये क्वेश्चन बनता है, कस्टम्स ड्यूटी ये तो सेपरेट है, एक कस्टम्स अपना है ही सिलेबस में। स्टैम्प ड्यूटी, व्हीकल टैक्स, एक्साइज ऑन लीकर, बिकॉज दारू को तो परव्यू के बाहर ही रखा हुआ है, टैक्स ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एंड टोल टैक्स एंड रोड टैक्स। कम ऑन दोस्तों एक बार मेरे साथ, एवरीबॉडी कम ऑन, यही लर्न करेंगे, ठीक है, घर के लिए नहीं रखेंगे, यही लर्न करना है, क्लास में ही सब कुछ लर्न करना है, ठीक है। मेरे साथ एक बार सब कुछ फटाफट बोलेगा, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यू टैक्स, एक्साइज ऑन लिकर, टैक्स ऑन सेल ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, टोल टैक्स एंड रोड टैक्स। क्या, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, व्हीकल टैक्स, एक्साइज ऑन लिकर, टैक्सेस ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एंड टोल टैक्स एंड रोड टैक्स। ये सारे सबस्यूम्ड नहीं हुए, यानी ये अभी भी लगते हैं, ये जीएसटी के अंदर समाये नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस है, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सारे जीएसटी के अंदर आ गए। एम आई क्लियर दोस्तों, हाँ सर क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं टोबैको एंड ओपियम। सर टोबैको क्या होता है, टोबैको तुम लोग को ज्यादा पता होगा, टोबैको वगैरह, तो टोबैको एंड ओपियम की बात करते हैं। टोबैको एंड ओपियम के केस में क्या था ना, जैसे दारू में प्रॉब्लम था ना, वैसे टोबैको एंड ओपियम में भी, ये दारू वारू टोबैको ओपियम इसी में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। अब टोबैको एंड ओपियम में क्या होता था, जब भी मैन्युफैक्चर होता था तो स्टेट अपना स्टेट एक्साइज लगाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेंट्रल एक्साइज लगाता था। जब भी मूवमेंट होता था उस टोबैको और ओपियम का, सेलर से मैन्युफैक्चरर से सेलर, सेलर के पास रिटेलर, होलसेलर, डीलर, जब भी मूवमेंट होता था सप्लाई चेन में, तब उस पे लगता था वैट। तो टोबैको एंड ओपियम में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती थी,
स्टेट गवर्नमेंट अपना एक्साइज लगाती थी और वैट चार्ज किया जाता था, और फिर दबा के पैसा आता था गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं था, बट अपने को एक मिड का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो सर एक काम करते हैं ना, जैसे दारू को आर्टिकल के बाहर किया, इसको भी बाहर कर देते। पॉसिबल नहीं, ऐसे तो क्या क्या बाहर करेंगे, सब कुछ बाहर ही करते रहेंगे तो फिर अंदर क्या डालेंगे, जहां से टैक्स कलेक्शन जीएसटी में आएगा, कहां से मेजर टैक्स कलेक्शन, वो भी तो अपने को करना पड़ेगा। मेजर टैक्स कलेक्शन हर चीज को तो अपने एक्सक्लूड नहीं करते चले जाते ना। तो यहाँ पे हमने एक मिड का रास्ता निकाला। क्या मिड का रास्ता निकाला, हमने बोला एक काम करते हैं, अपने को टोबैको एंड ओपीएम को जीएसटी के अंदर तो लाना है, बट स्टेट बोलता है हम अपना वैट नहीं छोड़ेंगे। फिर एक्साइज तो चलो एक बार के लिए छोड़ भी देंगे, बट वो वैट छोड़ने को रेडी नहीं हो रहे थे। तो हमने बोला क्या 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 क्या, वैट वैट क्या बोला, एक्साइज छोड़ सकते हो, बोला हाँ एक्साइज चलो एक बार के लिए छोड़ दिया, वैट कैसे छोड़ेंगे, या वैट छोड़ देंगे एक्साइज नहीं छोड़ेंगे, तो काफी कंफ्यूजन चल रहा था। तो इसको स्टेबल करने के लिए एकदम सिंपल सी बात बोली गई कि टोबैको में एक काम करो, जब टोबैको मैन्युफैक्चर करोगे तो सेंट्रल एक्साइज चार्ज कर दो उस पे। जब भी टोबैको मैन्युफैक्चर होगा तो सेंट्रल एक्साइज लगेगा उस पे। और जब भी टोबैको आगे मूव करेगा सप्लाई चेन में, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से डीलर, डीलर से रिटेलर के पास जब जाएगा तो उस पे लगेगा जीएसटी। तो टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे एक्साइज भी लगता है, जीएसटी भी लगता है। यानी टोबैको जब मैन्युफैक्चर होगा तो सेंट्रल एक्साइज लगेगा, जब सप्लाई चेन में आगे जाएगा तो वैट नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा। सिमिलरली ओपीएम जब मैन्युफैक्चर होगा तो स्टेट एक्साइज लगेगा, सप्लाई चेन में जब भी वो आगे बढ़ेगा तो उस पर जीएसटी लगेगी। ओपीएम मैन्युफैक्चर होगा तो स्टेट एक्साइज लगेगा, सप्लाई चेन में जब आगे जाएगा तो उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अब बात करें अगर दारू की, तो दारू जब मैन्युफैक्चर होगा तो उस पर एक्साइज लगेगा। बताओ, जब सप्लाई चेन में दारू आगे जाएगा, दैट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जब आगे जाएगा तो क्या चार्ज करेंगे हम उसमें, जीएसटी चार्ज करेंगे क्या? वेरी गुड सर, जीएसटी चार्ज ही नहीं कर सकते, आर्टिकल नंबर बता दो दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो। 366(12)(a), क्या 366(12)(a)। तो वो बोलता है कि दारू को हम आउट ऑफ परव्यू कर दिया जीएसटी के, तो सप्लाई चेन में जब भी आगे जाएगा तो क्या लगेगा, वैट लगेगा। अब एक चीज दिखाते हैं कि एग्जाम के टाइम में अपने क्या करेंगे। अब एग्जाम टाइम में अपने ना सब कुछ पढ़ा, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये टेबल पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम टाइम बस ये टेबल पढ़ा, रिवीजन हो गया अपना। टोबैको मैन्युफैक्चर सेंट्रल एक्साइज, सप्लाई चेन में आगे जीएसटी। ओपीएम मैन्युफैक्चर स्टेट एक्साइज, सप्लाई चेन में आगे जीएसटी। लीकर मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज, सप्लाई चेन में जब आगे जाएगा तो वैट लगेगा। रीजन आर्टिकल 366(12)(a), आउट ऑफ परव्यू कर देता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू को। ठीक, ओके। 6 नंबर पॉइंट में यही लिखा है, टोबैको में सेंट्रल एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे, जब आगे जाएगा तो जीएसटी। ओपीएम में स्टेट एक्साइज, आगे जाएगा तो जीएसटी। लीकर में स्टेट एक्साइज और आगे जाएगा तो लगेगा वैट, वैल्यू एडेड। अब बात करते हैं कुछ पॉइंटर्स की। ठीक है, ओपीएम क्या होता है, ओपीएम भी होता है टोबैको जैसे ही कुछ होता है, दारू वारू कुछ होता है, दारू नहीं होता टोबैको, ओपीएम मतलब क्या हो गया, वैसे ही कुछ होता है। तुम लोग को ज्यादा पता होगा, मेरे को नहीं पता है क्या होता है ओपीएम। ओपीएम ड्रग्स, ड्रग्स होता है, अच्छा ड्रग्स है दोस्तों, ड्रग्स है। ओपीएम इज अ ड्रग। चलो, अब कुछ चीज, अफीम, हाँ करेक्ट, अफीम। बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग, बहुत तेज हो। चलो, अब कुछ पॉइंटर्स की बात करते हैं, कुछ कीवर्ड्स अपने को लर्न करने पड़ेंगे, वो तो कीवर्ड्स लर्न करने से पहले, हाँ चलो एक बार इसको लर्न करते हैं। देखो, एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या होता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टैक्सेबल सप्लाई, देखो नाम में ही है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी वो सप्लाई जिसपे टैक्स नहीं लगता है। करेक्ट, यही है इसका मतलब। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सप्लाई जिसपे टैक्स नहीं लगता है। अब जब भी हम एनटीएस की बात करेंगे, नॉन टैक्सेबल सप्लाई की बात करेंगे, तो आप ऑलवेज बोलोगे पता है क्या, 5+1। क्या बोलोगे आप, 5+1।
टोटल 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे अभी हाल फिलहाल पे जीएसटी नहीं लगता है। टोटल 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें हाल फिलहाल पे जीएसटी नहीं लगता है। +1 में क्या है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको तो आर्टिकल से ही बाहर कर दिया, आर्टिकल 366(12)(a) के तहत ही उसको बाहर रख दिया हमने। अब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन से हैं, लर्न करना है दोस्तों, साथ में करेंगे। पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल। क्या, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल। पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, डीजल। ये हो गया 5। +1 में क्या है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सीएमए फाइनल तुमको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लर्न करना है। अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुमको लर्न करना पड़ेगा। बाकी सीए फाइनल लेवल के लिए ओनली अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो 5+1 नॉन टैक्सेबल सप्लाई, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एडीएफ, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। +1 में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एंड सीएमए फाइनल थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एंड अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, यहां तक एप्लीकेबल है आप लोगों के लिए। हाँ, सीए फाइनल इसको मत छोड़ देना गलती से, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला सिर्फ सीएमए फाइनल के लिए। ओके, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सप्लाई जिसपे टैक्स नहीं लगता है। टोटल 5+1 प्रोडक्ट है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल क्रूड, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल। +1 में हमने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डाल रखा है बिकॉज उसको आर्टिकल 366(12)(a) के तहत ही बाहर रखा हुआ। अच्छा, अगर मेरे को पेट्रोल पे जीएसटी लगाना है तो बताओ, वेदर आई नीड टू अमेंड आर्टिकल और जस्ट अ नोटिफिकेशन विल बी सफिशिएंट। लॉ पढ़े हो ना, बताओ। ओनली नोटिफिकेशन विल बी सफिशिएंट, नो नीड टू अमेंड द आर्टिकल बिकॉज आर्टिकल के तहत बाहर नहीं किया। बट अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे अपने को लगाना है तो भैया आर्टिकल अमेंड करो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करो, फलाना धमाका पूरा जिम्मेदारी करो, तब जाके कहीं जाके दारू पे जीएसटी लगा पाएंगे। वेरी गुड दोस्तों, शाबाश 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 शाबाश, क्या बात है क्या बात है। फिर थोड़ा सा नीचे आओ, देखो तुमको मिलेगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई हमने देखा। अब हम देखने जा रहे हैं निल रेटेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई। ये सारी चीज अभी क्लियर करेंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। हाँ, वेरी गुड केशव, अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या होगा, वो 5+1, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्प्ट सप्लाई, वो सप्लाई जिसको हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट करके रखा है। एग्जेम्पशन अपना एक बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ेंगे उसके विषय में, बहुत बड़ा सा चैप्टर है पूरा, उसको अपने को लर्न करना पड़ेगा। वहां हम पढ़ेंगे कौन कौन चीजों को एग्जेम्प्ट किया गया है बाय जीएसटी। सर्विसेज अपने मेजरली कवर करेंगे, ठीक है, बिकॉज अपना सिर्फ सर्विस पोर्शन है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब 5+1, एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब वो सप्लाई जिसको हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई, एक होता है नील रेटेड सप्लाई। है सर, दोनों तो एक ही जैसा नाम लग रहा है, जीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, ऐसा क्या है डिफरेंस दोनों में, सर रेट जीरो होगा क्या? तो ध्यान से देखो, एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट एक्स। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रोडक्ट एक्स। इस प्रोडक्ट के बारे में जीएसटी में लिखा हुआ है, जीएसटी में जहां रेट दिया गया वहां लिखा है। इस प्रोडक्ट का HSN है 0342 मान लो, ठीक है। अब जीएसटी में लिखा है 0342 वाला जो प्रोडक्ट है उसका रेट है 0%। कितना रेट है? 0%। इसको अगर हम इंडिया में बेचेंगे तो भी 0% रेट लगेगा, इसको हम बाहर बेचेंगे तो भी 0% रेट लगेगा। यानी एक्सपोर्ट करेंगे तो भी 0% रेट है, इंडिया में बेचेंगे तो भी 0% रेट है। सर क्यों 0% है? प्रमोट करना चाहते हैं हम इसको, इस पे नहीं लगा सकते हैं जीएसटी किसी कारणवश, बाद में लगाना चाहते हैं, इसलिए अभी सिर्फ 0 कर दिया, बाद में बस रेट चेंज कर देंगे, ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। तो अगर एक प्रोडक्ट का रेट ही 0% है, चाहे इंडिया में बेचो चाहे इंडिया के बाहर बेचो,
तो उसको अपने बोलते हैं नील रेटेड प्रोडक्ट। नील मतलब जीरो, नील रेटेड प्रोडक्ट, उसका रेट क्या है? नील, जीरो, शून्य। बट एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाई, इसका HSN है 0432। अब वहां लिखा है 0432 का रेट है 18%। अब अगर हम प्रोडक्ट वाई को इंडिया में बेचेंगे तो मेरे को कितना जीएसटी देना पड़ेगा? 18% की जीएसटी मेरे को देनी पड़ेगी। बट गवर्नमेंट की स्कीम लेके आती है, गवर्नमेंट ना प्रोडक्ट वाई को थोड़ा प्रमोट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि तुम प्रोडक्ट वाई को एक्सपोर्ट कर दोगे, एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, बदले में तुम डॉलर भी लेके आते हो, और भी काफी सारी कंडीशन है, अभी सिर्फ डॉलर वाली कंडीशन पे फोकस करते हो, डॉलर लेके आते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम इंडिया के लिए अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो? डॉलर लाना अच्छी बात है कि खराब बात है? भाई डॉलर लाना तो सबसे अच्छी बात होती है मेरे दोस्तों, सबसे अच्छी। तुम पूरा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा रहे हो इंडिया का, इंडिया तुमको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, गवर्नमेंट तुमको एक गिफ्ट देती है, और वो गिफ्ट देती है तुमको कि अगर तुमने एक्सपोर्ट किया, डॉलर में तुम लेके आ रहे हो, रुपया, रुपया नहीं मतलब रोकड़ा, मनी, मनी तुम डॉलर में लेके आ रहे हो, तो तुमको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे लिए रेट हो जाएगा 0%। और भी कंडीशन है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, काफी सारी चीजें रिफंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको अपने बोलेंगे ZRS। आशा करता हूँ डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अभी डे 1 पे, नहीं तो आगे जाके बहुत तकलीफ देता है ये। नील रेटेड मतलब उसका रेट ही नील है, 0%। इंडिया में बेचा तो भी 0%, एक्सपोर्ट किया तो भी 0%, नहीं बेचा तो भी 0%। बट ZRS मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट है, इंडिया में उसमें एक रेट चल रहा है 18% का, बट अगर एक्सपोर्ट किया और डॉलर में लेके आ गए तो भैया फिर 0%, नहीं जरूरत है जीएसटी देने का, बिकॉज तुम अच्छा काम कर रहे हो भाई, तुम फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा रहे हो इंडिया का, क्या बात है, 0%, तुमको टैक्स देना ही नहीं है, जीएसटी देने की कोई जरूरत ही नहीं है तुमको, तो उसको बोलते हैं जीरो रेटेड। अब मान लो अगर मैं तुमको ऐसे बोलूं कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाई, उसका रेट है 0%, ठीक है, उसका रेट 0% दे रखा है HSN में, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और हम फॉरेक्स लेके आ रहे हैं, और तब भी अगर 0% लग रहा है तो फिर भी क्या ZRS होगा क्या? द आंसर इज यस, फिर भी ये ZRS माना जाएगा, ठीक है। तो चाहे 0% रेट हो, चाहे कुछ भी, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, डॉलर्स में लेके आ रहे हो, एंड गवर्नमेंट तुमको ऑप्शन दे रही है, प्रोवाइडेड ऑल अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ऑफ सेक्शन नंबर 16, तो फिर वो ZRS के अंदर काउंट हो जाएगा। ओके, तो ये देखो, नील रेटेड सप्लाई दैट हैड बीन डिक्लेयर्ड एट अ रेट ऑफ 0%, एग्जांपल सॉल्ट हो गया, ग्रेन, जैगरी वगैरह, ये सारी चीजें। एग्जेम्प्ट मतलब जो कि टैक्सेबल है, बट हाल फिलहाल के लिए जीएसटी के बाहर रखा हुआ है इसको। नॉन टैक्सेबल 5+1। ZRS मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या सेज यूनिट को भी अगर सप्लाई किया, अब सेज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर सेज यूनिट को भी हमने सप्लाई किया तो वो भी ZRS बोला जाता है, ठीक है। तो या तो एक्सपोर्ट करो या तो सेज करो। एक्चुअली इंडिया में अपने ये कंसिडर करते हैं कि सेज की जो यूनिट होती है, सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अभी वो रिप्लेस हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अभी सब IFSC की तरफ जा रहे हैं, बट अभी अपने एग्जाम के लिए अपने सेज मानेंगे। अब सेज कोई अलग एरिया नहीं होता है, कोई अलग टेरिटरी नहीं होता है। मान लो ये है गुजरात, ठीक है, गुजरात की जमीन है, इसी में से एक एरिया को सेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब सेज बोलने के लिए सेम जमीन पे, सेम जगह पे है, तो अगर यहां पे कोई गुड्स अपने सप्लाई करेंगे तो एक्सपोर्ट माना जाता है। अगर सेस को भी तुम कोई चीज सप्लाई करते हो तो भी उसको एक्सपोर्ट ही माना जाता है, तो वहां पे भी तुमको ZRS का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब फर्दर एक्सप्लेन करें। एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, बट जीरो रेटेड सप्लाई वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई टैक्सेबल एट नील रेट ऑफ सप्लाई। एंड इसको अपने फर्दर बाद में पढ़ेंगे, ये वाले पॉइंट को, जब अपने सिलेबस थोड़ा और अंदर की तरफ जाएंगे सिलेबस में, तो ये सारे पॉइंट्स और अच्छे से समझ में आएंगे। अभी बस इतना ही रीड करेंगे। नील रेटेड मतलब जिसका रेट 0% है, एग्जेम्प्ट मतलब नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट करके रखा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब 5+1, जीरो रेटेड सप्लाई या तो एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो सेज में सप्लाई कर रहे हो। क्यों मिल रहा है बेनिफिट? भैया अच्छा काम कर रहे हैं, डॉलर लेके आ रहे हैं, इसलिए बेनिफिट मिल रहा है। तो जीरो रेटेड सप्लाई, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है अपने को।
ओके, छोटू सा पॉइंट बचा है। अब जीएसटी इतना हमने पढ़ा, ये जीएसटी वो जीएसटी सब पेपर में भाई, पेपर में, ठीक है। रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी? फॉर रियलिटी वी नीड अ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपने को। नील रेटेड मतलब होता है रेट 0% है। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब होता है हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट किया है, उसका रेट 0 नहीं किया है, अभी के लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, फ्यूचर में हम नोटिफिकेशन द्वारा उसमें जीएसटी लगा देंगे, इसीलिए उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलते हैं। चलो, अभी हमने जो भी जीएसटी पढ़ी वो पेपर में पढ़ी ना, पेपर में। रियलिटी क्या? फॉर रियलिटी वी नीड अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, अ स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नेटवर्क। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये क्या है? एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी बैकबोन है जीएसटी में। एक शॉर्ट नोट आएगा इसके ऊपर, तो बस इतना ही 5-6 पॉइंट ही लिखने अपने को। ये एक रोबोट सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म देती है अपने को, जिससे अपने सेटलमेंट कर सकते हैं स्टेट और सेंटर में। याद है मैंने बोला था, आईजीएसटी सेंटर कलेक्ट करेगा, फिर वो स्टेट को बांट देगा फॉर्मूला लगा के, वो फॉर्मूला कहां से आएगा? जीएसटीएन बनाएगा वो फॉर्मूला, वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा। तो जीएसटीएन एक स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस बैकबोन है, जिसके बेसिस पे अपने पूरा काम करते हैं। और जीएसटीएन को सेटअप इसीलिए किया गया। ठीक है, कैजुअल रीडिंग कर लेना, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन इस पे शॉर्ट नोट, तो कैजुअल रीडिंग आप इसका मार लेना। अब बताओ, क्या स्टेट और सेंटर का कभी भी आपस में पटता है क्या? ममता दीदी और मोदी जी का कभी भी आपस में पटेगा क्या? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेंटर स्टेट का कभी भी आपस में नहीं पटता है, इसीलिए अपने को एक मीडिएटर चाहिए। उस मीडिएटर का जीएसटी में नाम है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या करता है? दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करता है, मिलके बात करता है, मिलके सॉल्यूशंस देते हैं। अब अपने एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या है, या जीएसटी काउंसिल का एक्शन प्लान क्या है, या जीएसटी काउंसिल क्या काम करता है। तो उसके लिए अपने क्या लिखेंगे? जीएसटी काउंसिल अपने को बताएगा कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड होंगे जीएसटी में, यानी कौन कौन से टैक्सेस अपने को जीएसटी के अंदर डालना है। ये अपने को एक लिस्ट प्रिपेयर करके देगा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करना है। ये अपने को बताएगा कि रजिस्ट्रेशन कितने टर्नओवर पे लेना है। जब टर्नओवर, जब अपने चैप्टर पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन, तो और क्लैरिटी मिलेगा इस पे। अभी बस रीड करते कि थ्रेशोल्ड डिसाइड करेगा 10, 20, 40, ये 3 थ्रेशोल्ड होते हैं। तो थ्रेशोल्ड क्या होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? जीएसटी का टैक्स रेट क्या होना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, इसका रिकमेंडेशन देगा। और क्या करेगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ऑफिशियल्स को। तो ये लिस्ट करेगा नंबर ऑफ टैक्सेस सेस सच एज जो सब्स्यूम्ड होने वाले हैं जीएसटी में। प्रिपेयर करेगा लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एग्जेम्प्ट होंगे जीएसटी से। ये डिटरमाइन करेगा थ्रेशोल्ड और लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन। रेकमेंड करेगा जीएसटी रेट एंड ट्रेनिंग देगा ऑफिशियल्स को। चलो दोस्तों, फटाफट 8 नंबर पॉइंट और 9 नंबर पॉइंट यहीं पे रीड करो, घर पे नहीं करना, यहीं पे रीड करो। चलो फटाफट कैमरा ऑन कर लो यार, दिख नहीं रहे हो कोई भी, क्या कर रहे हो, रीड भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो भी नहीं पता यार। हम लोग ढीठ लोग हैं, हम लोग ऑन नहीं करेंगे। अच्छा एवरीबॉडी, स्पीड ठीक है, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है ना? सब ठीक है। हाँ, एक दो क्लास तुम लोग थोड़ा देखना, कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी चेंजेस वगैरह करने का तो मेरे को बताना, उस हिसाब से मैं एडजस्ट करूँ। बोलोगे तो 1.5 में चला देता हूँ। नहीं सर, 1.5 में मत चलाइए सर। सर बोतल काफी अच्छा है आपके, हाँ। हाँ अच्छा तो है। चलो रीड करो फटाफट 8 और 9 को, और यहीं पे खत्म करो, घर के लिए नहीं रखना। सर हम लोग के पास बुक ही नहीं, हम लोग रीड कैसे करेंगे? अरे लो स्क्रीन पे देखो ना, स्क्रीन पे तो दिख रहा है, रीड तो कर लो। बुक आ जाएगी आप लोग की, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में आ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। हाँ, इसका बैक में प्रिंट और अच्छा है, बाद में दिखाऊंगा।
सर नील रेट गवर्नमेंट करती है क्या? बिकॉज काउंसिल में तो बस एग्जाम नहीं, काउंसिल में बहुत सारा लिस्ट है, इसमें से सिर्फ 4-5 पॉइंट मैंने लिखा है जितना अपने को शॉर्ट नोट के लिए चाहिए। ठीक है, ओवर रीडिंग नहीं करना अपने को, सिलेबस बहुत बड़ा है, सब कुछ नहीं रन कर पाएंगे। हाँ, वन मोर थिंग, एबीसी फॉलो नहीं करना, लेकिन एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना सा ही ब्रेन है, छोटू सा ब्रेन है, ठीक है, तो सब कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। पढ़ना सब कुछ है, लर्न लिमिटेड चीजें करनी है। तो जो जो मैं बोलूंगा बस वही लर्न करना, उसके अलावा आपको ज्यादा लर्न नहीं करना, बिकॉज और भी सब्जेक्ट है लर्न करने के लिए, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड सेक्शन नंबर एंड लिमिटेड ही अपने लर्न करेंगे। एक्स्ट्रा लर्न करना चाहते हो बिल्कुल करो, बट जितना बोलूंगा वो तो कंपल्सरली लर्न करना है, रट्टे मार लेना एकदम, दिलो जान में घुसा लेना है उसको। आपने अच्छा जेड वो वाला अपने करेंगे जब अपने रिफंड चैप्टर की तरफ चलेंगे ना, वहां पे उसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, पहला दिन पहला चैप्टर होता है अपना खत्म। यहाँ अपना खत्म होता है पूरा इंट्रोडक्शन जीएसटी का, जिसमें हमने जीएसटी का अपने पहले लॉ के बारे में देखा कि लॉ क्या होता है, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा, फिर हमने देखा जीएसटी के क्यों आया, उसका पापा, उसके पापा को देखा, उसकी मम्मी को देखा, उसके दादाजी को भी हमने देखा, फिर हमने एमटी एग्जाम्पल बनाए, फिर हमने इसको पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया, नील रेटेड वगैरह सब कुछ लेके। बट अच्छा, ये एक पॉइंट है, तुम लोग बाद में इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, कैजुअल रीडिंग कर लेना जब एलएमएस शेयर करूंगा। ये एक फ्लो चार्ट है कि किस तरह जीएसटी कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ पे अभी तक चल रहा है, कहाँ पहुंचा है, तो इसको जस्ट एक कैजुअल रीडिंग कर लेंगे। बस एक चीज इंपॉर्टेंस में लर्न कर लेंगे, 1 जुलाई 2017 लर्न तो होगा ही, पूरा एकदम सजा दिया गया था पार्लियामेंट को, तो फिर ये तो दिन याद ही होना चाहिए, 1 जुलाई 2017। चलो क्विक रीडिंग मारते हैं दोस्तों, आज पहला दिन है, आज के लिए इतना ही अपने रखेंगे, कल से सप्लाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले क्विक रीडिंग मार लेते हैं फटाफट जो जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन में पावर देता है पार्लियामेंट को इंडिया लेवल पे लॉ बनाने का, स्टेट एंड लेजिस्लेचर को स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल पे बनाने का लॉ। लॉ जो बनता है वो सब्जेक्ट मैटर पे बनता है, सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जीएसटी में प्रॉब्लम क्या था कि दोनों मिलके लॉ नहीं लगा सकते थे, बिकॉज कॉन्करेंट लिस्ट में ऑलवेज सेंटर प्रिवेल कर रहा था। तो 246 ए को इंट्रोड्यूस किया गया एंड 246 ए में बोला गया कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके जीएसटी एक्ट लगा सकते हैं। याद है एक पॉइंट छोड़ दिया था 246 ए का 1 एंड 2, ये लो अब समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट तुमको। तो 246 ए का 1 में देखो, जब पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मिलके बनाते हैं लॉ, यानी इंट्रा स्टेट, याद है सी और एस में बाइफर्केशन करते थे, तो सी इज फॉर पार्लियामेंट, एस इज फॉर स्टेट। तो जब दोनों मिलके बना रहे इंट्रा स्टेट से रिलेटेड, तो 246 ए में बनाते हैं, और इंटर में याद है आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी का पैसा सेंटर के पास जाता है, सेंटर फॉर्मूला लगा के बाइफरकेट करता है, तो स्टेट का कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो जब भी इंटर स्टेट सप्लाई के सब्जेक्ट मैटर पे बनता है तो पार्लियामेंट में लॉ बनता है 246A2 में, ठीक है। ये एक बाइफर्केशन था इसका। चलो फिर ये हमने देखा, फिर हमने देखा, आते हैं नीचे 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 नीचे। फिर 5 प्रकार के होते हैं, सी एस यू टी आई जीएसटी जीएसटी कंपनसेशन। टोटल कितने स्टेट होते हैं? 31 स्टेट, 5 यूनियन टेरिटरी। कौन से यूनियन टेरिटरी है? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी, इस पे यूटी जीएसटी लगता है, बाकी सब में एस जीएसटी चार्ज करते हैं। इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल है। इंडिया क्या होता है? जो हम जानते हैं वो इंडिया होता है, ऊपर का हवा इंडिया है, नीचे का जमीन इंडिया है, समुद्र भी इंडिया है, बट कितना? 12 नॉटिकल माइल्स तक। और कौन सा पॉइंट लेना है? जो सबसे नजदीकी होगा वही वाला स्टेट माना जाएगा समुद्र के अंदर वाले पॉइंट को। 200 नॉटिकल माइल्स, ये इसको अपने पढ़ेंगे जब अपने कस्टम्स पढ़ेंगे। जीएसटी क्या है? ओरिजिन बेस्ड टैक्स है? नहीं, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हुई। कैसे पता चलेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चलेगा। ओके, फिर हमने देखा इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब दो चीजें देखनी है, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर दोनों सेम स्टेट में है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई बनता है। 18% का रेट है तो 9C में जाएगा, 9S में जाएगा। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई बनता है। 18% का रेट है तो पूरा का पूरा आईजीएसटी में जाएगा, और वो सेंटर कलेक्ट करेगा, फिर फॉर्मूला लगा के अपोर्शन किया जाएगा। फॉर्मूला लगा के अपोर्शन कहाँ होता है? वो होता है जीएसटीएन में। जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क में होता है। ओके,
ये देख लिया, ये देख लिया, देख लिया, देखा, ठीक है। फिर आर्टिकल 366(12) पे बोलता है जीएसटी मतलब क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है, किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। किस चीज की सप्लाई पे लगता है, गुड्स सर्विसेज और बोथ की सप्लाई पे लगता है, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी दारू को तो इसके परव्यू के बाहर ही रख दिया, दारू पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। अब बात करें अगर अपने टोबैको की, तो टोबैको जब मैन्युफैक्चर होता है तो सेंट्रल एक्साइज लगता है, सप्लाई चेन में आगे जाएगा तो जीएसटी लगेगा। ओपीएम जब मैन्युफैक्चर होगा तो स्टेट एक्साइज लगेगा, सप्लाई चेन में आगे जाएगा तो जीएसटी लगेगा। और दारू, दारू जब मैन्युफैक्चर होगा तो स्टेट एक्साइज लगेगा, सप्लाई चेन में आगे जाएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज आर्टिकल के तहत बाहर किया हुआ है, इसमें लगेगा वैट। ओके। फिर हमने देखा नॉन टैक्सेबल सप्लाई 5+1 होता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्या है, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सीएमए फाइनल एक एक्स्ट्रा नाम लर्न करेंगे इसमें। फिर नील रेटेड मतलब क्या होता है, वो सप्लाई जिसका रेट 0% है। तो जीरो रेटेड क्या हो गया, जीरो रेटेड मतलब वो सप्लाई होता है जो एक्सपोर्ट कर रहे या सेल्स को सप्लाई कर रहे हैं, फॉरेक्स में पैसा ला रहे, सेक्शन 16 का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो वो हो गया जीरो रेटेड सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब जीएसटी तो लगता है बट हाल फिलहाल के लिए जीएसटी नहीं लगाएंगे। एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई हमने पढ़ा। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर देना, क्या पेट्रोल एग्जेम्प्ट सप्लाई भी बोला जा सकता है क्या, क्या पेट्रोल को हम एग्जेम्प्ट सप्लाई बोल सकते हैं क्या? नहीं। वेरी गुड। टेक्निकली नहीं, बट जब अपने जीएसटी पढ़ेंगे आगे, जब चैप्टर में जब भी अपने आगे पढ़ेंगे, तो जब भी हम एग्जाम सप्लाई की बात करेंगे तो उसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जब ये आगे और प्रोसीड करेंगे बहुत सारे चैप्टर में तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। टेक्निकली दोनों अलग है, बट जीएसटी में जहां जहां एग्जाम सप्लाई वर्ड यूज हुआ है वहां वहां नॉन टैक्सेबल उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, जब आगे प्रोसीड करेंगे तो चर्चा करेंगे इसके विषय में। बस दैट्स इट, इतना ही पढ़ा यार, कुछ तो पढ़ा ही नहीं हमने, कुछ पढ़ा ही नहीं और पूरा दिन खत्म हो गया, ऐसे कैसे चलेगा। तो यहाँ खत्म होता है अपना चैप्टर नंबर 1 जीएसटी का इंट्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट कल से हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई चैप्टर को। बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको सप्लाई चैप्टर में, पूरे फोकस के साथ आना एंड नोटबुक मेंटेन करते रहना। नोटबुक में जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको लगते हैं एलएमएस में वो नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, बट ज्यादा फैला के मत लिखना, छोटा रखना नोटबुक को। ठीक है, 1.5 दिन में उसको रिवाइज करना है, तो उस हिसाब से उसको प्रिपेयर करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों। आशा करता हूँ फर्स्ट क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। जो लोगों ने डेमो लिया है क्लासेस ले लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो क्लासेस ले लेना, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना। सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।